अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 51। मैं रसवंती के लहजे में सोनिया के दिमाग तक पहुंच गया। उससे सवाल किया, क्या तुम लोगों ने खाने पीने की किसी चीज़ का ऑर्डर दिया है? अभी मैं सोच रही थी कि किसी बैरे को कॉल करूं। अभी कॉल ना करो, कैबिन से निकलो और उस जहाज़ के जनरल स्टोर से खाने पीने के सरबंद डब्बे और बोतलें खरीद लो। जितने दिनों का सफ़र हो उन दिनों का स्टॉक महफूज कर लो। वह सलोमी के साथ शॉपिंग के लिए निकली। मैंने उसे बताया कि बायोनिक मैन अभी मानसूरी के साथ कैबिन में वक्त गुजार रहा है, जिसने एक बैरे खादिम बेग के जरिया उनके खानों में ऐसी दवा मिलाकर उन्हें खिलाने का बंदोबस्त किया है जिसे खाने के बाद सोनिया और सलोमी के दिमाग कमज़ोर हो जाएंगे। सोनिया ने कहा, रसवंती, अगर ऐसे मौका पर फरहाद होता तो वो उनकी चाल उन पर उलट देता। क्या तुम खादिम बेग के जरिया उनकी दवा उन्हें इस्तेमाल नहीं करा सकती? मैं मौका की ताक में हूँ, ऐसा ही करूँगी, मगर अभी तुम्हें एहतियातन खाने का फाजल स्टॉक अपने पास रखना चाहिए। तुम दिखावे के लिए कैबिन में खाने का ऑर्डर कभी कभी दे देना, जब वो खाना आए तो चुपके से उससे ज़ाया कर देना। दुश्मनों को खुशफहमी में मुब्तला रखो। कभी ताज़ा खाने का दिल चाहे तो उस वक्त डाइनिंग हॉल में जाना, जब मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहूंगी। रसवंती, जैसे तुम मेरा साथ दे रही हो वैसे ही हिंदुस्तान में तुम खामोशी से तमाशा देखना कि मैं तुम्हारे लहू के रिश्तों को किस तरह सरकारी नज़रबंदी से निकालकर सरहद पार ले जाऊंगी। मैं सोनिया हूँ, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती हूँ। मैं जानती हूँ सोनिया, तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगी। मैंने मानसूरी के कैबिन में पहुंचकर बायोनिक मैन को देखा। जहाज अभी स्विज किनाल से निकलकर खुले समुद्र में नहीं पहुंचा था, इसलिए वो दोनों कैबिन में आराम कर रहे थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 घंटे बाद सोनिया और बायोनिक मैन का सामना होने वाला था। मैं रसवंती के पास आ गया। वो तैयारे में इत्मीनान से बैठी मरियम के साथ रात का खाना खा रही थी। मुझे याद आया कि मलाया और थाईलैंड के दरमियान रात के 12 बज रहे हैं। मैं ट्रेन में सफ़र करता हुआ अपनी बहन बेनी के कैबिन में मौजूद था और बेनी शर्लक के साथ खामोशी से मेरी ख्याल ख्वानी का तमाशा देख रही थी। मैंने आंखें खोलकर देखा, वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। बेनी मुझे आंखें खोलते देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, बेनी, तुम सोच रही थी कि मेरे साथ इस सफ़र में बड़ा मज़ा आएगा, मगर देख लो, मुझे ख्याल ख्वानी से फुर्सत नहीं मिल रही। दुश्मन नहीं चाहते कि मैं सुकून से ज़रा वक्त गुजारूं। वो मेरे पास आकर बैठ गई, मेरा हाथ थाम कर बोली, भाई, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको आराम करना चाहिए। मैंने कहा, मैं दिन के वक्त 8 घंटे तक सोता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि रोमाना मुझसे बिछड़ गई। अब आराम करूंगा तो खुदा ना खास्ता सोनिया हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जाएगी। आज मेरा रत जगह है। तुम ऐसा करो, मेरे कैबिन में जाकर सो जाओ। नहीं, मैं भी आपके साथ जागती रहूंगी। फिर तो यह एहसास मेरे लिए तकलीफ दे बन जाएगा कि मेरी खातिर तुम दोनों जाग रहे हो। आपको ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए, हम तो खुशी से जाग रही हैं। शर्लक ने कहा, एंटोनी, यकीन करो कि तुम्हें पाकर खाने पीने और सोने के बगैर खुश रह सकती हैं। हमसे हमारी खुशियां न छीनो। तुम आराम से ख्याल ख्वानी करते रहो। बेनी, यहाँ आ जाओ। बेनी मेरे पास से उठकर फिर शर्लाक के पास चली गई। मैंने आराम से बर्थ पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। अपने कैबिन में मोना को देखा, वो जाग रही थी। इस ख्याल से नहीं सो रही थी कि मैं एक अजनबी उस कैबिन में आकर रात गुजारने वाला था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं टेलीपैथी के जरिए उसे सुला देता। उसे उसके हाल में छोड़कर मैं रसवंती के पास पहुंच गया। रसवंती एक लुकमा चबाती हुई बोली, क्या बात है, अभी तो मेरे दिमाग में वापस आकर चले गए थे। मैंने कहा, मैं तुमसे बातें करने से पहले अपने माहौल का एक जायजा लेना चाहता था। यहाँ सब खैरियत है, इसलिए जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ गया। वह मुस्कुराकर बोली, खाना खाओगे? बड़ा लजीज है। मैं खुद इतना लजीज हूँ कि मुझे फिक्र खा रही है। ज्यादा न बनो फरहाद, तुम्हारे जैसे पत्थर को फिक्र और परेशानियां नहीं चबा सकती। चलो बताओ, सोनिया पर क्या गुजर रही है? तुम जानती हो, मैं तुम्हारी आवाज़ और लहजे में सोनिया से रब्ता कायम करता हूँ। मैंने बायोनिक मैन के मुतल्लिक उसे बता दिया है। मानसूरी एक दवा उसके खाने की चीज़ों में मिलाकर उसका दिमाग कमज़ोर बनाना चाहती है। सोनिया मोहतात है और तुम्हारी एहसानमंद है। मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, बैठे बिठाए उसकी मोहसिना बन गई। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो, काश मैं इस काबिल होती। मैंने उसके अंदर तजस्सुस पैदा करने के लिए कहा। बायोनिक मैन की असलियत मुझे मालूम हो गई है। वो हिंदुस्तानी और तुम्हारी जुबान बोलता है। सच। उसके हाथ से लुकमा छूटकर प्लेट पर गिर पड़ा। हाथ ना रोको, खाती रहो, मैं बोल रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि बायोनिक मैन कैसे जुनून की हालत में पैदाइशी जुबान बोल रहा था। रसवंती नाराज होकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की तन्हाई में झांकना खिलाफे तहजीब है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, मगर तुम ही सोचो, उस शैतान से निमटने के लिए शैतानी रास्ता इख्तियार ना करता तो उसके लबो लहजे तक कभी ना पहुंच सकता। जरा उसका लबो लहजा मुझे सुनाओ। तुम सुनकर क्या करोगी? तुम तो टेलीपैथी से महरूम हो। वो जरा गड़बड़ाई, फिर संभल कर बोली, मेरा मतलब है शायद किसी वक्त मेरी टेलीपैथी की सलाहियत बहाल हो जाए। मुझे उस बायोनिक शैतान के लहजे को याद रखना चाहिए। अच्छा, तो फिर याद करो, मैं बोल रहा हूँ। मैं उसके दिमाग में बायोनिक मैन के असल लहजे में बोलने लगा। वो याद करने लगी। हम टेलीपैथी जानने वाले जितनी ज़ुबानें सीखते हैं, उन ज़ुबानों के एक एक हरफ के मखरज को समझने और बरतने में महारत रखते हैं।
रसवंती ने उसके लबो लहजे को अच्छी तरह ज़ेन नशीन करने के बाद झूठ मूठ अपने शौक का इजहार किया। हाय, अगर मुझे ख्याल ख्वानी आती तो मैं अभी उसके दिमाग तक पहुंच जाती। मैंने कहा तुम्हारा ये शौक ज़रूर पूरा होगा, तुम ख्याल पड़ोगी। क्या मतलब? वो ज़रा चौंक गई। मतलब ये कि तुम सेहतमंद हो, तुम्हारा दिमाग भी कमज़ोर नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं देख सकती। तुम ये भी नहीं चाहोगी कि मैं सोनिया को बचाने के लिए खुद को सुपर मास्टर के हवाले कर दूं, इसलिए मेरी खातिर तुम सोनिया की हिफाजत करोगी। कैसे हिफाजत करूंगी? तुम गोलमोल बातें कर रहे हो। वो इस तरह में मुब्तला हो गई, सोचने लगी कि मैं उसके एक भेद को समझ रहा हूँ। मैंने सवाल किया, तुम्हारी चोर सोच किसी भेद के मुतल्लिक है, वो भेद क्या है? वह जल्दी से बोली, मेरा और जिब्रान का भेद है, तुम जाओ यहाँ से। ये कहते उसने सांस रोक ली, मुझे अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी आदत के मुताबिक अंग्रेजी जुबान में सोचने लगा। अचानक ही मेरे अंदर मेरी सोच ने उर्दू जुबान में कहा, मुझे अपनी मादरी जुबान को नहीं भूलना चाहिए। मैं दिन रात अंग्रेजी बोलता हूँ, मगर सोचते वक्त अपनी जुबान में सोचना चाहिए। साफ जाहिर था कि ये मेरी सोच नहीं, रसवंती मेरी सोच में मुझे मादरी जुबान में सोचने की तरफ माइल करना चाहती थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, खूब अदा है कि अपने घर से निकाल कर मेरे घर आ गई। तुम्हें खुशामदीद कहने के लिए शेर अर्ज है। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। वो खामोश रही। मैंने कहा, एक शर्मीली मेरी सोच की सेज पर गुमसुम बैठी सोच रही है। हाय रे दैया, क्या बोलूं तो नटखट बालम गले पड़ जाएगा। आखिर वो बोल पड़ी, फरहाद, तुम्हारे जैसा मक्कार मैंने नहीं देखा। बताओ, कब से मेरी ख्याल ख्वानी को समझ रहे हो? जब से तुम पर्दा कर रही हो। मगर तुमने कैसे समझा कि मैं अपनी इस सलाहियत को छुपा रही हूँ? देखो, तुम अपना तरीक़ेकार छुपा रही थी, मैंने खुद मालूम किया। तुमसे नहीं पूछा, तुम भी मुझसे ना पूछो। मैं पूछूंगी, तुम्हें बताना पड़ेगा। अपनी जुबान से कभी नहीं बताऊंगा। फरहाद, मुझे परेशान ना करो। कोई बात मुझसे छुपी रहे तो मैं एकदम से बेचैन हो जाती हूँ। मेरी भी यही हालत होती है जब तुम मुझसे कुछ छुपाती हो। वादा करती हूँ अब कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे वादे में कितनी सच्चाई है, तुम्हें कैसे यकीन आएगा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जो तुम्हें दिलो जान की तरह अजीज है उसकी कसम खाकर कहो कि तुम अब कुछ नहीं छुपा रही। उसकी तरफ से जवाब नहीं मिला। शायद वो चुप रहकर मेरे चोर ख्याल को पढ़ना चाहती थी। मैंने उसके दिमाग के एक राज टेलीपैथी को समझ लिया था। अब दिल का एक राज था कि उसकी धड़कनों में मैं और सिर्फ मैं हूँ, मगर जुबान पर जिब्रान का नाम रहता है। ये एक राज अभी तक उसने छुपा रखा था और चुप रहकर मालूम करना चाहती थी कि कहीं मैं उसके दिल की चोर धड़कनों को तो नहीं समझ गया। लेकिन मैं उसके चुप होते ही आदतन अंग्रेजी जुबान में सोचने लगा। वह झिल्लाकर बोली, तुम इस जुबान में ना सोचा करो। क्यों मेरे अंदर तजस्सुस की आग भड़का रहे हो? मैंने कहा, तुमने अपने अजीज अज़जान की कसम नहीं खाई। अगर मैं उसके दिमाग में होता तो उसकी हिचकिचाहट को समझ लेता। चंद लम्हों के बाद वह झूठ बोली, जमशेद जिब्रान मुझे सबसे ज़्यादा अजीज है। मैं उसकी कसम खाकर कहती हूँ कि तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। मैंने अजनबी जुबान में सोचा, कुमारी लड़कियाँ, खसूसन मोहब्बत के मामले में रसवंती की तरह शर्माने वाली लड़कियाँ, अपने दिल के खुफिया खाने में बड़े जतन से अपने महबूब को छुपा कर रखती हैं। अपने महबूब के सामने भी मोहब्बत का भेद नहीं खोलती। इसलिए मैंने रसवंती को झूठी नहीं कहा, क्योंकि उसके झूठ के पीछे मेरा ही प्यार छुपा हुआ था। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी कसम पर यकीन है। तो फिर बताओ, कब से मेरी ख्याल ख्वानी को समझ रहे हो और कैसे? कल रात तुम गहरी नींद सो रही थी, तुम्हें कुछ याद है? वो कुछ सोच कर बोली, हाँ। सुबह उठने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं बल्कि मर गई थी। मुझे मौत की तरह गहरी नींद पहले कभी नहीं आई। बाद में हिसाब किया तो मालूम हुआ मैं 9 घंटे तक सोती रही थी। तुम भूल रही हो, बीमारी के दौरान तुम कभी 2 दिन कभी 1 दिन बेसुध होकर सोती रही हो। बीमारी की बात और है, अब तो मैं सेहतमंद हूँ। तुम डॉक्टर नहीं हो। तुम्हारी कल की नींद बता रही है कि जिस्मानी तौर पर तो तुम ठीक हो, मगर दिमाग में अब भी ऐसी कमजोरियां हैं जिन्हें तुम समझ नहीं सकती। मैं तुम्हारी रग रग को पहचानती हूँ। तुम इसलिए इतनी घुमा फिरा कर बातें कर रहे हो कि मैं तुम्हारी किसी चाल को ना समझ सकूं। मैं अच्छी तरह समझ गई हूं कि तुमने सोनिया के जरिए मुझे किसी तरह ख्वाब आवर दवा खिलाई होगी। वाह, क्या समझदारी है। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के पैसे नहीं लगते, और 2-4 इल्ज़ामात आयद कर दो। तुम सच नहीं बोलोगे? ऐसा ही सवाल मैं करता हूँ। क्या मेरी सच्चाई को नहीं समझोगी? सच्चाई तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। मेरा ख्याल है जब से तुम पैदा हुए झूठ ही बोलते आ रहे हो। ये खिसियानी बातें हैं। तुमने समझ लिया है कि तुम्हारी गहरी नींद के दौरान मैंने तुम्हारे झूठ सच को अच्छी तरह कुरीद लिया है। तुम्हारे धड़कते हुए दिल का जो खूबसूरत फैसला मेरे दिल में धड़क रहा है, उससे तुम इनकार नहीं कर सकोगी। इसलिए झगड़ा शुरू कर रही हो। बकवास मत करो। नींद से भरा हुआ दिमाग गलत फैसला करता है। मैं होशो हवास में रहकर तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत भी अपनों से की जाती है। देखो, मैं अभी तुम्हारी खोपड़ी में जलजले पैदा कर दूंगी। मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मेरे दिमाग का कबाड़ा करके तुम्हारा गुस्सा दूर हो सकता है तो सरे तस्लीम खम है जो मजाज यार में आए। सुनो फरहाद, अब मैं अपनी नींद को दिमाग के कंट्रोल में रखूंगी। आइंदा तुम कभी मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सकोगे, और जागते रहने के दौरान भी मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि सोच के जरिए गुफ्तगू करो। अब मैं हमेशा के लिए तुमसे राब्ता खत्म कर रही हूँ। रसवंती, गुस्सा थूक दो। सोनिया की जिंदगी खतरे में है। उस चुड़ैल को बायोनिक मैन के हाथों ही मरना चाहिए। तुम्हारी चाहने वालियों को सिसक सिसक कर मरना चाहिए। अपने आप को बददुआ ना दो। उसका गुस्सा इंतहा को पहुंच गया।
क्योंकि मेरे दिमाग को हल्का सा झटका पहुंचा था। जैसे औरत अपने मर्द को प्यार से और नखरे से जाओ मैं नहीं बोलती के अंदाज में नाजुक हाथों से मारती है, उसी तरह उसने टेलीपैथी के हाथों से नाजुक सा झटका पहुंचाया। मेरी आंख खुल गई। मैं एक बर्थ पर लेटा हुआ था, दूसरी बर्थ पर शर्लॉक और बेनी बातों में मसरूफ थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। रसवंती की सोच ने कहा, मुझे मजबूर ना करो कि इन झटकों में शिद्दत आ जाए। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अगर तुमने मोहब्बत से ऐसा किया था तो मैं मोहब्बत से बर्दाश्त कर रहा हूँ, और अगर ये तुम्हारा चैलेंज है तो फरहाद किसी का चैलेंज बर्दाश्त नहीं करता। अपने अल्फाज वापस लो या फिर मेरे दिमाग से निकल जाओ। हाँ मैं जा रही हूँ, कभी वापस ना आने के लिए। गेट आउट, मैंने नागवारी से कहा। शायद वो चली गई। मेरे दिमाग में खामोशी रही। मेरा मूड खराब हो गया। एक तो मैं सोनिया के लिए फिक्रमंद था, बायोनिक मौत का रास्ता काटने की कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। रसवंती से उम्मीद थी कि वो कुछ कर गुजरेगी, लेकिन उसके गुरूर को ठेस पहुंची थी कि मैं उसके दिमाग के खुफिया खाने में क्यों पहुंच गया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं उससे समझा मना लेता। मोहब्बत से औरत सर पे चढ़े तो मैं चढ़ लेता हूँ, मगर चैलेंज करे तो मैं उसकी बर्तरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो अमलन राब्ता ख़त्म कर चुकी थी, और मैं ऐसा नहीं हूं कि कोई मुझसे मुंह मोड़ कर जाए और मैं खुशामदाना अंदाज में उसके पीछे जाऊं। मैंने उस वक्त रसवंती को नज़रअंदाज कर दिया। सोनिया के पास पहुंच गया। उसने और सलोमी ने बंद डिब्बों का थोड़ा सा खाना स्टॉक कर लिया था, उन्हें कैबिन में लाकर छुपा दिया, और अब दोनों पतलून और शर्ट पहनकर दोबारा कैबिन से बाहर जाने वाली थी। मैं समझ गया, कहीं किसी से मुकाबले की तवक्को हो तो सोनिया अक्सर पतलून बुनियान या शर्ट पहन कर रखती थी। सलोमी के लिए भी अब साड़ी लाजमी नहीं थी। वह रसवंती के मेकअप में नहीं थी, सिर्फ उसका लिबास पहनकर आई थी ताकि पीछा करने वाले उसे रसवंती समझें। जब वो दोनों कैबिन से निकलकर डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगी तो बहुत से मुसाफिरों ने दिलचस्पी से देखने लगे। किसी की निगाहों में सवाल था कि वो दो फुलझड़ियां कौन हैं। कोई उनकी चाल को और अंदाज को तारीफी नज़रों से दिख रहा था, और किसी की निगाहों में उनके लिए हवस थी। वो दोनों डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर पहुंच गईं। हॉल के एक खूबसूरत से पार्टीशन के पीछे बार रूम था। सोनिया ने दूर ही से बायोनिक फरहाद को देख लिया। वो बार काउंटर के पीछे एक हबशन औरत के साथ बैठा हुआ था। वो मंसूरी री थी और एक जाम हाथ में लिए शराब की चुस्कियां ले रही थी। बायोनिक मैन ने भी उसे देख लिया। उसने मंसूरी री से कुछ कहा। मैं मंसूरी री के पास पहुंच गया। वो शीशे के जाम को चेहरे के सामने लाकर सोनिया और सलोमी की तरफ देखने लगी, फिर आहिस्तगी से बोली, ये सोनिया के साथ खूबसूरत सी लड़की कौन है? बायोनिक मैन ने कहा, उसके साथ रसवंती को होना चाहिए, शायद वो मेकअप में है, मैं अभी देखता हूँ। मैंने मंसूरी री की सोच के जरिया समझा कि बायोनिक मैन पलकें झपकाए बगैर सोनिया की साथी को देख रहा था, जो सोनिया के साथ चलती हुई बार रूम के करीब एक मेज की तरफ आ रही थी। फिर बोला, ये रसवंती नहीं है। फिर ये कौन है? क्या रसवंती अपने कैबिन में है? चुप रहो, मैं उनकी बातें सुनकर मालूम करता हूँ। वो गैर मामूली कुव्वते समात का मालिक था। चुपचाप कान लगाकर सुनने लगा। मैंने सोनिया को मुखातिब किया, सोनिया, बायोनिक मैन कान लगाकर तुम्हारी बातें सुन रहा है। तुम सलोमी से ऐसी बातें करो जिससे जाहिर हो जाए कि मैं तुम्हारे साथ सफ़र नहीं कर रही। वो बोली, अच्छा तो सलोमी को भी समझा दो कि वो समझ कर बातें करे। ये कहकर सोनिया वेटर को खाने का ऑर्डर देने लगी। मैंने सलोमी के दिमाग में झांक कर कहा, हेलो सलोमी, मैं रसवंती बोल रही हूँ। जैसा कि तुम्हें मालूम है बायोनिक मैन दूर की आवाज़ें सुन लेता है। अभी उसके कान तुम दोनों की तरफ लगे हुए हैं। मैंने सोनिया से कह दिया है कि वो इस जहाज़ में मेरी गैर मौजूदगी जाहिर करने वाली गुफ्तगू छेड़े। तुम उसी मुनासबत से जवाब देना। वो बोली, अच्छी बात है, मैं ही बात छेड़ती हूँ। ये कहकर सलोमी ने सोनिया से कहा, ताज्जुब है, रसवंती ने हमें रुखसत करने के बाद अब तक दिमागी राब्ता कायम नहीं किया। क्यों सोनिया, तुम्हें तशवीश नहीं है? सोनिया ने जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि रसवंती किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो गई हो। सलोमी ने कहा, मैंने पहले ही मुखालफत की थी कि रसवंती को सिकंदरिया में ना छोड़ा जाए और मुझे साड़ी पहनाकर रसवंती ना बनाया जाए। सोनिया हंसती हुई बोली, भाई तुम्हें साड़ी पहनकर चलना दुश्वार हो गया था, तुम कार्टून लग रही थी, मगर मेरी ये प्लानिंग कामयाब रही। मैं सोच रही थी कि बायोनिक मैन अमेरिका की तरफ चला गया है, अब सिर्फ रेड पावर वाले रसवंती का पीछा करेंगे। मगर तुम्हें एक चौंका देने वाली बात बताऊं? बताओ। मैं चौंकने की कोशिश करूंगी। सलोमी, तुम मजाक समझ रही हो? यहाँ कोई रेड पावर का आदमी तो नजर नहीं आया, मगर तुम्हें रसवंती समझकर बायोनिक मैन यहाँ पहुंच गया है। सलोमी ने एकदम से चौंकने का मुजाहरा किया, नहीं, बायोनिक मैन और यहाँ नहीं, वो तो अमेरिका। सोनिया बात काटकर बोली, हम धोखा खा रहे थे। बायोनिक मैन सिकंदरिया में ही था, तुम्हारा पीछा करता हुआ इस जहाज में आ गया। मैंने अभी उसे बाररूम में देखा है। क्या वाकई? यानी वो हमारे इतने करीब है? बायोनिक मैन की आवाज़ सुनाई दी, चाहो तो मुझे और अपने करीब रखकर देख सकती हो। सोनिया ने नजरें उठाईं। सलोमी ने सर घुमाकर देखा। वो मुस्कुराते हुए सोनिया से बोला, हेलो सोनिया। सोनिया ने जहरीली मुस्कुराहट से कहा, हेलो बहरूपिये, आओ सोनिया के साथ बैठने का शरफ हासिल कर लो। वो करीबी कुर्सी के पास आकर बोला, मैं शरफ हासिल नहीं करता, जहां चाहता हूं बैठ जाता। वो कुर्सी पर बैठ रहा था। बात अधूरी थी कि सोनिया ने कुर्सी पर एक लात मारी। वो बैठते बैठते गिरने वाली कुर्सी के साथ गिर पड़ा। हॉल में एकदम से खामोशी छा गई। सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। सोनिया घुर्रा कर बोली, अपने अल्फाज वापस लो, वरना मेरे पास नहीं बैठ सकोगे।
बायोनिक मैन, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान, तकदीर की तरह पत्थर, मौत की तरह अटल। वो एक औरत की हल्की सी जुम्बिश से गिर जाए और वहां क्यामत ना आए, यह मुमकिन ना था। और यह भी मुमकिन ना था कि सोनिया जिंदा सलामत अपनी जगह बैठी रह जाए। पहले तो वो फर्श पर चंद लम्हों तक बैठा रहा। इधर उधर दूरों नजदीक कितने ही मर्दों और औरतों के हंसने की आवाजें आईं। वो कह के जलती पर तेल छिड़कना चाहते थे। इन चंद लम्हों में मानसूरी बाथरूम से दौड़ती हुई आई। वो सोनिया पर झपटना चाहती थी मगर फिर एकदम से रुक गई। बायोनिक मैन ने उसे डांट कर रुकने के लिए कहा। वो गुस्सा से चीख कर बोला, यू फरहाद, क्या हो गया है तुम्हें? क्या अपनी तौहीन का एहसास नहीं हो रहा है? वह फर्श पर से उठते हुए अपने कपड़े झाड़ते हुए इधर उधर हंसने वालों को देखने लगा। सबके कह के रुक गई। फिर उसके सफेद चमकीले दांत नजर आई। उसने दांत पर दांत जमाकर बड़ी ही सर्द नजरों से सोनिया को देखा। सुने हैं मौत के हाथ भी बड़े सर्द होते हैं। मैं सोनिया के दिमाग में बिल्कुल तैयार था, किसी भी लम्हे कुछ होने वाला था। बायोनिक मैन ने सोनिया पर से नजरें हटाकर पार्टीशन के दरवाजे को देखा। दरवाजे के ऊपर डिजाइनिंग के तौर पर 2 लंबे फौलादी रॉड लगे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे के पास आया। फिर उसने एक आहनी रॉड को मुट्ठी में जकड़ लिया। दूसरे ही लम्हे कड़ा कड़ की आवाज सुनाई दी। आहनी रॉड अपनी जगह से उखड़ रहा था। पार्टीशन के दरों दीवार लरज रहे थे। जहाज के 2 स्टीवर्ड दौड़े हुए आए। ए मिस्टर, ये क्या कर रहे हो? मानसूरी उछलकर दोनों स्टीवर्ड के सामने आगे, रुक जाओ, मेरे आदमी से दूर रहो। यहाँ जो भी तोड़फोड़ होगी हम तुम्हारी मुंह मांगी रकम से उस नुकसान की तलाफी करेंगे। इतनी देर में बायोनिक मैन वो आहनी रॉड लेकर सोनिया के सामने पहुंच गया। सोनिया पर तोलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। रॉड का एक सिरा बायोनिक मैन के हाथ में था। दूसरे सिरे को वो सोनिया के चेहरे के सामने आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं लहरा रहा था। सोनिया हिसाब लगा रही थी कि रॉड का वो सिरा किधर से मुंह पर पड़ना चाहेगा और वो किधर झुकाई देगी। फिर अचानक ही सोनिया ने उस रॉड को लपक कर मजबूती से थाम लिया। खिलाफे तवक्को बायोनिक मैन ने रॉड को छोड़ दिया। उसे दानिस्ता सोनिया के हवाले करते हुए बोला, यह सुनहरी मौका है, अपनी सलामती के लिए मुझ पर हमला करो। सोनिया ने कहा, कोई जरूरी नहीं कि मैं हमला करूं। वो सर्द लहजे में बोला, जो मौत को भगा नहीं सकते, मौत उन्हें जिंदगी से भगा देती है। वो आहनी रॉड को एक तरफ फेंकती हुई बोली, जब मौत बनकर आओगे तो देखा जाएगा। देखो सोनिया, तुमने अपनी शरारत से मुझे गिराकर मेरी इंसल्ट की है। मैं जवाबन तुम्हारा कचूमर निकाल सकता हूँ, लेकिन अपनी ताकत, अपनी मर्दानगी साबित करने के और भी तरीके हैं। मैं इन हंसने वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि फरहाद औरतों पर हाथ नहीं उठाता। फरहाद औरतों के मिजाज के खिलाफ कोई बात भी नहीं कहता, जबकि तुम जबरन मेरे साथ बैठने का दावा कर रहे थे। बायोनिक मैन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए डाइनिंग हॉल के तमाम हाजरीन को मुखातिब किया। यहाँ कोई ऐसा शहजोर है जो मुझसे किसी भी अंदाज में मुकाबला करे। मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं अपनी इंसल्ट का बदला ले सकता हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। शरीफ लोग ख्वामखा किसी का चैलेंज कबूल नहीं करते। उसने तमाम लोगों पर हकारत की सरसरी नजर डालते हुए कहा, अगर 5 मिनट के अंदर किसी ने मेरा चैलेंज कबूल ना किया तो मैं मजबूरन अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस औरत को उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। सोनिया अपनी जगह से उठकर बोली, क्यों मदारी का तमाशा कर रहे हो? आओ मुझे समुद्र में फेंक दो, जरा देखो कि हम दोनों में से कौन वहां डुबकियां लगाता है। बायोनिक मैन ने उसकी तरफ घूमकर उसे यूं देखा जैसे चूंटी को देख रहा हो। फिर बोला, इससे पहले मैं पूछूंगा कि रसवंती कहाँ है। सोनिया के जवाब देने से पहले हॉल के दरवाजे से आवाज आई, ए मिस्टर फरहाद, अभी तुम्हारे चैलेंज के 5 मिनट नहीं गुजरे, उस औरत को हाथ ना लगाओ। सबकी निगाहें उधर उठ गईं। हॉल के दरवाजे पर 2 शख्स नजर आए जिसने बायोनिक मैन को फरहाद कहकर मुखातिब किया था। वो एक दुबला पतला सा बूढ़ा था। दूसरा शख्स मेरे और बायोनिक मैन का हम उम्र था। कद हमसे निकलता हुआ था, जिसामत में भी हमसे सवा था। मैं उस दुबले पतले बूढ़े के दिमाग में पहुंचकर उस कद्यावर जवान को समझ रहा था। उसके हाथ पांव ऐसे सख्त और पत्थर लग रहे थे जैसे किसी चट्टान को तराश कर आदमी बनाया गया हो। उसके चेहरे की सफाकी और बेरहमी को देखकर अजियत पसंद औरतें उस पर मरती होंगी, लेकिन शाहजोर उसे देखकर थर्रा जाते होंगे। उसने अपने बूढ़े साथी से अजनबी जुबान में कुछ कहा। बूढ़े ने अंग्रेजी में उसका तर्जमा पेश किया। मेरा आका कहता है, यहाँ शरीफ आदमियों को परेशान न करो, जहाज के प्रोजेक्शन हॉल में आ जाओ, वहाँ तुम्हारी हसरत पूरी हो जाएगी। तर्जुमा पेश करने के बाद वह बूढ़ा अपने आका के साथ वहां से चला गया। मैं सोनिया की सोच से बायोनिक मैन को समझने लगा। वो बहुत खुश नजर आ रहा था, जैसे उसे मनपसंद शिकार मिल गया हो। उसने सोनिया से कहा, आओ मेरी जान, अपनी सलामती की खुशी में मेरे साथ चलकर देखो कि मैं अपने शिकार से कैसे खेलता हूँ। मानसूरी अपने बायोनिक फरहाद के पास आ गई। सोनिया ने सलोमी को साथ चलने के लिए कहा। वो कुछ परेशान नजर आ रही थी। वह सोनिया के साथ जाने लगी। मैं सोनिया के दिमाग से निकलकर उसके दिमाग में झांकने लगा। वो सोच रही थी, ओ गॉड, आका सुबहानी को उससे मुकाबला नहीं करना चाहिए। वो नहीं जानता है कि उसके मुकाबिल एक बायोनिक मैन है। सलोमी की सोच ने बताया कि वो कद्यावर दरिंदे को जानती है। उसका नाम आका सुबहानी है। हुआ यूं कि 1 घंटा पहले सलोमी अपने कैबिन से थोड़ी देर के लिए बाहर गई। वहां अरशे पर आका सुबहानी नजर आया। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि औरतें मुतवज्जा हुए बगैर नहीं रहती थीं। सलोमी भी हजार जब्त के बावजूद उसे देखती रही। जब वो करीब आया तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे यूं लगा जैसे इंसानुमा दरिंदा उसके हवास पर छा गया है।
उसके वजूद के अंदर समा गया है। उसे झुरझुरी सी महसूस हुई। वह अजनबी जुबान में कुछ बोला, सलोमी समझ ना सकी। फिर वो कोई दूसरी जुबान बोला। वह सवालिया नजरों से उसे देखती रही। आखिर में उसने मिस्री जुबान में पूछा, क्या तुम ये जुबान जानती हो? वो बेख्तियार मुस्कुराने लगी। जवाबन आका भी मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट से भी बेरहमी झलकती थी। वो बोला, कितनी हसीन औरतें दोस्त बनने के लिए मुझे परेशान करती रहती हैं। मैं सबको धुतकार देता हूँ। पता नहीं तुम क्या चीज़ हो। मैं जिंदगी में पहली बार आप खिंचा चलाया हूँ। अपना नाम बताओ। मैं तुम्हें अपना नाम बताना चाहता हूँ। वह उसकी बेबाकी से घबरा गई। घबराने की वजह खौफ नहीं बल्कि ये परेशानी थी कि वो भी अपने मजाज के खिलाफ जिंदगी में पहली बार इस शख्स से अचानक ही मुतासिर हो गई थी। वो अपने दिल के इस नाजुक से मामले को समझना चाहती थी, इसलिए जल्दी से पलटकर दूर हो गई। दूर जाकर उसने देखा आका सुबहानी किसी दरिंदे की तरह अपनी बतीसी दिखा रहा था। शायद ये उसकी रुमानी मुस्कुराहट थी। सलोमी का दिल डोल रहा था। वह डोलती डगमगाती हुई कैबिन में वापस चली गई। अब वो सोनिया के साथ प्रोजेक्शन हॉल की तरफ जा रही थी। उसके आसपास बायोनिक मैन, मंसूरी और जहाज के बहुत से मुसाफिर थे। सभी लोग वो तमाशा देखने जा रहे थे। वो प्रोजेक्शन हॉल इसीलिए बनाया गया था। वहाँ हर रात एक फिल्म दिखाई जाती और स्टेज शो हुआ करते। लेकिन दो दरिंदों का टकराने वाला स्टेज शो पहली बार हो रहा था। जहाज का कैप्टन यह खबर मिलते ही रिजर्व पुलिस के साथ दौड़ा आया। आका सुबहानी स्टेज के किनारे पांव लटकाए बैठा हुआ था। बायोनिक मैन स्टेज के करीब पहुंच रहा था। कैप्टन ने कहा, ठहरो, हमारे जहाज में ऐसे मुकाबलों की ममानियत है। बायोनिक मैन ने कहा, सारी दुनिया में ऐसे मुकाबले होते हैं। तुम्हारा जहाज भी इसी दुनिया में है। मंसूरी बोली, कैप्टन ख्वामखा एतराज ना करो। यहाँ रेसलिंग की शराइत के मुताबिक मुकाबला होगा। सोनिया ने रिजर्व पुलिस के अफसर से कहा, यहाँ सभी ये चाहते हैं। आप इस मुकाबले का फैसला करने के लिए 2-4 जज मुकर्रर कर दें। जहाज का डॉक्टर भी मौजूद है। फौरन तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा सकती है। दूसरे मुसाफिर मर्द औरतों के भी होने वाले मुकाबले से दिलचस्पी थी। सभी तायद करने लगे। आका सुबहानी खामोश बैठा हुआ था। उसका बूढ़ा साथी उसे बताता जा रहा था कि वहाँ क्या बातें हो रही हैं। सलोमी बेख्तियार आका के पास आकर अपनी जुबान में कुछ बोलने लगी। मैंने सोच के जरिए उसे कायल किया कि वो अपनी बोली को शऊर के दूसरे खाने में अंग्रेजी जुबान में भी दोहराती रही। वो आका को बता रही थी कि उसके मुकाबले में बायोनिक मैन है, जिसे शायद दुनिया का कोई शाहजोर शिकस्त नहीं दे सकता। आका ने सर घुमाकर स्टेज पर खड़े हुए बायोनिक मैन को देखा। वहां आका का बूढ़ा साथी भी था और 4 जज उन्हें मुकाबले की शराइत सुना रहे थे। आका ने सलोमी से कुछ कहा। सलोमी की सोच ने उसका तर्जुमा पेश किया। वो कह रहा था, लड़की तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम सलोमी है, मगर यह मुकाबला। वो बात काट कर बोला, वादा करो तुम मुझे इनाम में मिल जाओगी तो मैं ये मुकाबला जीत लूंगा। तुम पागल हो। मैं तुम्हें खतरे से आगाह कर रही हूं और तुम नहीं। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगी। सलोमी, मेरी जो जिद पूरी नहीं होती मैं उसे जबरन पूरी कर लेता हूँ। मगर मेरे बाप ने मुझे समझाया था कि औरतों से दूर रहना और अगर कभी कोई पसंद आ जाए तो बड़ी मोहब्बत से उसकी मोहब्बत को हासिल करना। मैं तुमसे तुम्हें मांग सकता हूँ, तुम पर जुल्म नहीं कर सकता। इतने में वो बूढ़ा आकर आका से उसकी जुबान बोलने लगा। आका वहां से उठकर स्टेज पर आ गया। तमाम जज वगैरह स्टेज से बाहर जाकर बैठ गए। दूसरे तमाम मुसाफिर भी उस थिएटर की कुर्सियों पर दूर तक बैठे हुए थे। सोनिया, सलोमी और मंसूरी अगली कतार में थी। एक एम्पायर बायोनिक मैन और आका सुबहानी की जामा तलाशी ले रहा था। दोनों के पास कोई हथियार नहीं थे। दोनों निहत्थे थे। फिर एम्पायर स्टेज के एक गोशा में चला गया। दोनों शहजोर एक दूसरे के मुकाबिल तनकर खड़े हुए थे। मैं सलोमी के धड़कते हुए दिल और अंदेशों भरी सोच के जरिए स्टेज के हालात मालूम कर रहा था। वो यकीन की हद तक सोच रही थी कि बायोनिक मैन शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए आका को मार डालेगा। उसे कत्ल की सजा से बचाने के लिए उसकी पुश्त पर एक बहुत बड़ी तंजीम थी। मुकाबला के इब्तदाई लम्हात बड़े सनसनीखेज थे। बायोनिक मैन मुस्कुरा रहा था। आका ने शायद मुस्कुराना कभी नहीं सीखा था। बायोनिक मैन ने जरा झुककर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। आका ने अपना हाथ पेश कर दिया। फिर दोनों के हाथ एक दूसरे में जम गई। साफ पता चल रहा था कि बायोनिक मैन आका को अपनी तरफ खींचने के लिए रफ्ता रफ्ता अपनी कुव्वत में इजाफा कर रहा है। स्टेज के एक तरफ आका के बूढ़े साथी ने खड़े होकर कमेंट्री शुरू की। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा आका गैंडे की तरह ताकतवर और चीते की तरह फुर्तीला है। ये आगे बढ़ने वाले हैवी ट्रक को पीछे से पकड़कर रोक लेता है। वो बूढ़ा दुरुस्त कह रहा होगा, क्योंकि मुझे बायोनिक मैन की कुव्वत का अंदाजा था। पता नहीं वो कितने हॉर्स पावर का जोर लगाकर आका सुबहानी को अपनी तरफ खींच रहा होगा। और वो था कि अपनी जगह कदम जमाए खड़ा था। उसके सुर्ख होने वाले चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो भी बायोनिक मैन की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए अपनी कुव्वत सरफ कर रहा है। मंसूरी अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आई और बोलने लगी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा फरहाद इंसान है। मैं इस मनहूस बूढ़े की तरह अपने मर्द को गैंडा और चीता नहीं कहूंगी। अभी आप खुद ही देखेंगे कि मेरा आदमी अपने जिस्म में हैरत अंगेज कुव्वतें रखता है। थोड़ी देर में अपने मुकाबिल की गर्दन तोड़कर उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि तमाम तमाशाई जोरदार कहके लगा रहे थे। हुआ ये था कि बायोनिक मैन आका का हाथ पकड़कर खींचने के दौरान एक झटके से लड़खड़ाता हुआ अपने ही जोर में पीछे चला गया था। उसका गिरना लाजमी था।
मगर वो लड़खड़ाने के दौरान ही बड़ी मशाकी से संभल गया। उसके हाथ में आका का दस्ताना फंसा हुआ था। तब पता चला कि आका सुबहानी ने अपनी जिल्द की रंगत से मिलता जुलता किसी जानवर की बारीक खाल का दस्ताना पहन रखा था। फिर खींचातानी के दौरान आका ने कमाल चालाकी से अपना हाथ उसमें से निकाल लिया और वो दस्ताना बायोनिक मैन के हाथ में रह गया। इस मज़ाक़ खेज सिचुएशन पर तमाम हाजरीन कहके लगा रहे थे। बायोनिक मैन ने सोनिया की शरारत बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन आका का ये मजाक बर्दाश्त न कर सका। उसने अचानक ही बड़ी फुर्ती से हमला किया। ताबड़तोड़ कई घुंसे आका के मुंह पर, सीने पर और शाने पर लगाए। आका मार खाता हुआ पीछे हटने के दौरान अपनी जैकेट के बटन खोलता जा रहा था। फिर उसने जैकेट को दोनों हाथों से यूं फैलाया जैसे परिंदा पर फैला रहा हो। बायोनिक मैन के हमले करने वाले दोनों हाथ जैकेट के अंदर घुस गए। आका सुबहानी ने वो कौन सा दाव इस्तेमाल किया था पहले तो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो खुद फंस गया था। बायोनिक मैन ने उसे दोनों हाथों से लपेटकर सीने से लगा लिया और उसे पूरी बायोनिक कुव्वतों से भींचकर ऊपर उठा रहा था। वो यकीनन आका की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला था। मगर यकायक पूरा हॉल फिर एक बार कहकों से गूंजने लगा। कोई अपना पेट पकड़कर और कोई उछल उछल कर कह लगा रहा था। तमाशाइयों के सामने आका सुबहानी स्टेज पर टहलता हुआ अपने चेहरे को सहला रहा था। बायोनिक मैन के घुंसों ने बहरहाल अपना असर दिखाया था, लेकिन हंसने की बात यह थी कि बायोनिक मैन के दोनों हाथ जैकेट के अंदर फंसे हुए थे। किसी की समझ में नहीं आया कि आका किस तरह बायोनिक गिरफ्त से फिसल कर अपनी जैकेट के अंदर से निकल गया। वह चमड़े का जैकेट था। बायोनिक मैन उसके चीथड़े उड़ाकर उससे निजात हासिल कर सकता था, मगर कोई उलझन थी कि वो दोनों हाथों से काम ना लेकर अपने दांतों से उस जैकेट को तार तार कर रहा था। इतनी देर में आका को अपने बदन की चोट ने सहलाने का मौका मिल गया। वो मुतासरा हिस्सों का मसाज करते हुए अपनी जुबान में बुड़बुड़ा रहा था। उसके बूढ़े साथी ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा आका कह रहा है कि उसका मुकाबिल बायोनिक मैन है। यानी ये ऐसा आदमी है जिसे तख्लीक करने वाले साइंसदान दावा करते हैं कि ये खुदा के पैदा करदा अशरफुल मखलूकात से ज़्यादा अशरफ और बरतर है। मगर आज मेरा आका ये साबित करेगा कि खुदा ने इंसान को जो अजमत और हौसला दिया उसके आगे ऐसे आहनी बुत ज़मीन बोस हो जाती हैं। चमड़े का जैकेट तार तार हो चुका था। सबने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। बायोनिक मैन की दोनों कलाइयों में नायलॉन की हथकड़ी लगी हुई थी। आका सुबहानी इंसानी जहानत का मुजाहरा कर रहा था। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बेइंतहा चालाक भी था। बायोनिक दुश्मनों या शैतानी कुव्वतों को बेबस करने के हरबे पहले से तैयार रखता था। अब बायोनिक मैन अपने तेज दांतों से नायलॉन की हथकड़ी को काटने की कोशिश कर रहा था। आका ने घूमकर एक लात उसके मुंह पर मारी। वो टकराता हुआ 2 कदम पीछे चला गया। मंसूरी ने चीख कर कहा, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, ये मुकाबले की शराइत के खिलाफ जंग है। कोई अपने मुकाबिल के हाथों को बांधने का हक नहीं रखता। सोनिया उछलकर खड़ी हो गई, फिर बोली, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, बायोनिक मैन का वजूद ही शराइत के खिलाफ है। साइंस की इस्तिलाह में यह बज़ाहिर इंसान और बाबातिन मशीन है। आप खुद फैसला करें कि ये इंसान एक मशीन से टकरा रहा है। ऐसी सूरत में इसे यह हक हासिल है कि ये सिर्फ ताकत से ही नहीं, जहानत से भी काम ले। जजों ने फौरन ही फैसला सुनाया कि वो मुकाबला रोक दिया जाए, लेकिन मुकाबला तो अब शुरू हुआ था। वह दोनों मरने मारने पर तुल गए थे। बायोनिक मैन के हाथ अब तक बंधे हुए थे। उसे नायलॉन के फंदे से निकलने का मौका नहीं मिला, ताहम वो आका के हमलों से बच रहा था। जैसा कि वो फिजा में बायोनिक छलांगे लगाने का आदी था, अब उन्हीं छलांगों का मुजाहरा कर रहा था। तमाशाई हैरानी से देख रहे थे और तस्लीम कर रहे थे कि वो वाकई बायोनिक मैन है। वह फिजा में उछलकर आका के सर के ऊपर से गुजरता था, फिजा में कलाबाजी करता था, फिर स्टेज के दूसरी तरफ पहुंचकर खड़ा हो जाता। इस दौरान नायलॉन के फंदे को दांतों से चबाता भी रहता। मंसूरी ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। दौड़ती हुई उसके पास गई, फिर अपने परस से चाकू निकालकर फंदे को काटने लगी। मैं मंसूरी के दिमाग में पहुंच गया। मुझे शुबा हुआ कि वो अपना चाकू अपने बायोनिक यार को दे आएगी। उस वक्त आका के बूढ़े साथी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, अटेंशन प्लीज। मेरा आका कहता है कि उसका मुकाबिल एक औरत की मदद हासिल कर रहा है। बेहतर है कि वो किसी मर्द से मुकाबला न करे। अचानक मंसूरी के दिमाग में टिक टिक की आवाज़ महसूस हुई। अपने यार से बोली, फरहाद, ट्रांसमीटर पर इशारा मिल रहा है, मैं अभी अटेंड करके आती हूँ। बायोनिक मैन फंदे से निजात पा चुका था। मंसूरी तेजी से चलती हुई हॉल के बाहर जा रही थी। मेरे लिए उस मुकाबले से ज़्यादा मंसूरी अहम थी, इसलिए मैं उसके साथ प्रोजेक्शन हॉल से बाहर आया। बाहर हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो करीब डाइनिंग हॉल के एक टॉयलेट में घुस गई, दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर परस में से ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑन करती हुई बोली, हेलो मंसूरी, अटेंडिंग, ओवर। दूसरी तरफ से हेलीकॉप्टर के शोर में किसी ने पूछा, तुम्हारा कोड वर्ड, ओवर। मेरे कोड वर्ड्स हैं, अफ्रीका की काली बला, एशियाई शहबाज की साथी, राइट मंसूरी। हम बहरी जहाज़ के ऊपरी अर्शा पर हेलीकॉप्टर को उतारना चाहते हैं, मगर यहाँ दूसरा हेलीकॉप्टर भी चक्कर लगा रहा है। तुम जहाज़ के कैप्टन से बोलो कि हमें उतरने के लिए फ्लैग सिग्नल दे और दूसरे हेलीकॉप्टर को नज़रअंदाज करे। वाइट स्ट्राइप्स वाला कॉप्टर हमारा है, नंबर है AO307। मंसूरी ने सोचा, मैं आने वालों को बता दूं कि बहरी जहाज़ में रसवंती नहीं है।
जिसे वह हेलीकॉप्टर में लाद कर ले जाना चाहते हैं। मैंने उसकी सोच में कहा, नहीं, ऐसा कहने से हेलीकॉप्टर वापस चला जाएगा। यहाँ वो आका सुबहानी दीवार बन रहा है, बेहतर है कि उसे बेबस करके अपने हेलीकॉप्टर में भेज दिया जाए, वह दीवार गिरा दी जाए। वो कायल होकर बोली, अच्छा, मैं कैप्टन के पास जा रही हूँ, ओवर एंड ऑल। वह टॉयलेट से निकलकर दौड़ती हुई डाइनिंग हॉल से बाहर आई। दूसरी तरफ प्रोजेक्शन हॉल में भागदड़ मच गई। बायोनिक मैन और आका किसी के काबू में नहीं आ रहे थे, एक दूसरे पर हमले करते हुए प्रोजेक्शन हॉल से बाहर आ रहे थे। थोड़ी सी देर में दोनों ही लहूलुहान हो गए थे, मगर ऐसे जीदार थे कि थकना और गिरना नहीं जानते थे। कोई उनके करीब बीच बचाव के लिए जाता था और मार खाकर भाग आता था। रिजर्व पुलिस के अफसर और जहाज के कैप्टन ने रिवॉल्वर निकालकर उन्हें धमकी दी, मगर दोनों दरिंदों की 2 ठोकरें उनके रिवॉल्वरों पर पड़ी। फिर 2 घुंसों ने उनके जबड़े हिलाकर रख दिए। जितनी देर में वो संभलते उतनी देर में उनके रिवॉल्वर समुंदर में फेंक दिए गए। मंसूरी री ने कैप्टन को एक तरफ खींचकर कहा, इन्हें काबू में करने के लिए मैंने बहरी पुलिस को इतला दी थी, वो हेलीकॉप्टर में आ गई हैं। हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए फौरन सिग्नल देना चाहिए। कैप्टन भागता हुआ रेडियो रूम में गया। मंसूरी री उसके साथ थी। वहां कैप्टन ने हेलीकॉप्टरों से 2-4 सवालात किए, फिर अपने एक मातिहत को हुक्म दिया कि लैंडिंग डेक पर हेलीकॉप्टर को उतरने का सिग्नल दिया जाए। दूसरी तरफ वो दरिंदे भी लड़ते हुए ऊपर लैंडिंग डेक की तरफ जा रहे थे। शायद दोनों का ये ख्याल था कि अपने हरीफ को जहाज की सबसे ज्यादा बुलंदी से समुद्र में फेंक सकेंगे। इस जंग में आका सुबहानी बिलाशुबा तारीफ व तहसीन का मुस्तहिक था। गोश्त पोस्ट का इंसान होकर एक ऐसे इंसान से टकरा रहा था जिसे साइंसदान ने मशीन बनाने की कोशिश की थी। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि यह बायोनिक मैन क्या होता है। ये एक नाकाबिले शिकस्त हस्ती का तस्वुर है या बिगड़े हुए मुकद्दर का एक रूप है। अक्सर हम सबका मुकद्दर इसी तरह बायोनिक बला बनकर हमें आजमाइश में मुब्तला करता है। कोई फरहाद अली तैमूर और कोई आका सुबहानी अपने हौसलों से ये साबित करता है कि इंसान ने हमेशा अपने बायोनिक मुकद्दर को शिकस्त देकर अपनी अजमत को कायम रखा है। मेरी ये बात कोई उलझा हुआ फलसफा नहीं, यह हमारी आपकी ज़िंदगी की नाकाबिले इनकार सच्चाई है। अगर मैं अपनी दास्तान में बायोनिक आदमी पेश करता हूँ तो यह झूठ और मन घड़त किरदार नहीं है। आप देख चुके होंगे या फिर देखेंगे कि आज नहीं तो कल तकदीर आपको ऐसे ही बायोनिक अंदाज में आजमाएगी। खुदा हमारे इंसानी हौसलों की लाज रखे, आमीन। वह दोनों लड़ते हुए लैंडिंग डेक पर पहुंच गए। उनके पीछे आने वाले तमाशाई नीचे ही रुक गए, क्योंकि ऊपर हेलीकॉप्टरों की गर्दिश करते हुए पंखों से तूफानी हवाएं चल रही थीं। सिर्फ सोनिया, सलोमी, मंसूरी री और कैप्टन रेलिंग को थामे हुए तूफानी हवाओं में संभलते हुए कभी आसमान की तरफ और कभी अरशे की तरफ देख रहे थे। अरशे पर 2 शाहजोर ना खत्म होने वाली जंग में मसरूफ थे और आसमान पर 2 हेलीकॉप्टर एक दूसरे से जरा फासले पर इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। दोनों ही अरशा पर उतरने के लिए पहल करना चाहते थे। फिर अचानक ही फायरिंग शुरू हो गई। दोनों हेलीकॉप्टर वाले एक दूसरे की तरफ गोलियां चला रहे थे। अरशे पर फ्लैग सिग्नल देने वाला अपनी जान बचाने के लिए नीचे भाग गया, हालांकि गोलियां ऊपर चल रही थीं। ऐसे ही वक्त बायोनिक मैन की चीख सुनाई दी। मैंने सलोमी की दिमागी आंखों से देखा। आका सुबहानी के हाथों में एक आहनी रॉड आ गया था। उसने बायोनिक मैन के सर पर जरब लगाई थी और अब उसके सीने पर दूसरी जरब लगा रहा था। आहनी रॉड और आका सुबहानी की जालिमाना जरब नतीजा खेज थी। बायोनिक मैन का सर और चेहरा लहू में छुप रहा था। सीने पर लगने वाली जरब ऐसी थी कि मुंह से खून उबल पड़ा, लेकिन बायोनिक कुव्वत बर्दाश्त वाकई हैरत अंगेज थी। तीसरे हमले के वक्त उसने आहनी रॉड को पकड़ लिया। फिर दोनों उस रॉड को हासिल करने के लिए खींचातानी करने लगे। बायोनिक मैन इतने शदीद जख्म खाने के बाद खूंखार दरिंदा बन गया था। पूरे जोश और जुनून से अपनी बेपनाह कुव्वत का मुजाहरा कर रहा था। जरा सी देर में वो आका पर हावी होने लगा। आहनी रॉड को दोनों हाथों से थामे उसे पीछे धकेलने लगा। आका सिर्फ अपनी जिस्मानी कुव्वत से नहीं, जंगी चालों और मक्कारियों को आजमाते हुए लड़ रहा था। उसने बायोनिक मैन को गालिब आने दिया। रॉड को दोनों हाथों से थामे धक्के खाता हुआ रेलिंग की तरफ गया, फिर अचानक गिर पड़ा। उसका मुकाबिल उसके ऊपर आया, फिर उसकी टांगों की जद में उछलकर रेलिंग पर से गुजरता हुआ समुंदर की तरफ चला गया। फिर एक बार उसकी चीख सुनाई दी। सलोमी दूसरों के साथ दौड़ती हुई दूसरे रेलिंग की तरफ आई। बहरी जहाज के अतराफ इतनी तेजो तुंद लहरें थी कि आदमी हकीर तिनके की तरह बहकर कहीं से कहीं पहुंच जाता। बायोनिक मैन नजर नहीं आया। सबने यही समझा कि वो समुंदर की गहराई में डूब चुका है, मगर कई मिनट के बाद वो बहुत दूर समुंदर की सतह पर हाथ मारता नजर आया। एक हेलीकॉप्टर उसके सर पर पहुंच गया था और हेलीकॉप्टर से उसके लिए सीढ़ी लटकाई जा रही थी। मुझे मंसूरी री का ख्याल आया। सलोमी ने मेरी सोच के इशारों पर सर घुमाकर देखा। वो नीचे जाने वाले जीने के पास खड़ी ट्रांसमीटर को अपने परस में रख रही थी। मैंने मंसूरी री के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया। उसी ने ट्रांसमीटर के जरिए हेलीकॉप्टर वालों को बताया था कि बायोनिक मैन समुंदर में गिर पड़ा है। उसकी तरफ से इतला मिलते ही वो हेलीकॉप्टर बायोनिक मैन की मदद के लिए उसके पास पहुंच गया। इन हालात में दूसरे हेलीकॉप्टर को उस डेक पर उतरने का मौका मिल गया। मैं सोनिया के पास पहुंच गया। वह हैरानी से सलोमी को देख रही थी, क्योंकि सलोमी बेख्तियार आका सुबहान की गर्दन में बाहें डालकर
उस कद्यावर पहाड़ की बुलंदी से लटक रही थी और दीवानावार कह रही थी, तुम जुर्रत और दिलेरी की जिंदा मिसाल हो, इंसानी अजमत का मीनार हो। मैं तुम्हारे लिए मर जाना चाहती हूँ, मुझे अपने बाजू में लेकर मार डालो। आका ने उसे दोनों बाजू में उठाकर अपने चट्टान से सीने से लगाते हुए कहा, तुम मेरे लिए तमगा जुर्रत हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डेक पर उतरने वाली हेलीकॉप्टर का गर्दिश करता हुआ पंखा थम गया था। उसमें से मुसल्लह अफराद बाहर आ रहे थे। फिर वो डेक के आखिरी सिरे पर सोनिया को देखकर रुक गए। उसका मतलब ये था कि वो सोनिया को पहचानते थे। दुनिया की दो बड़ी तंजीमों का कोई फर्द ऐसा न था जो उसे और मुझे ना पहचानता हो। हेलीकॉप्टर से आने वाले मुसल्लह अफराद के एक लीडर ने सोनिया के सामने पहुंचकर अपनी जेब से एक कागज निकाला, फिर उसे सोनिया की तरफ बढ़ा दिया। वो उसे हाथ में लेकर पढ़ने लगी। लिखा था, मादाम सोनिया, मास्क मैन आज भी आपका दोस्त है। आपसे दोस्ताना अंदाज में रसवंती का मुतालबा करता है। आप उस हिंदुस्तानी दोशीज़ा को मेरे आदमियों के हवाले कर दें। मेरे ये तमाम मातिहत गूंगे हैं, इनकी आंखों पर आई लेंस चढ़े हुए हैं। रसवंती और फरहाद साहिब इन्हें टेलीपैथी के जरिए ट्रैप नहीं कर सकेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि बहरी जहाज में हंगामा न करें। ये लोग हर हाल में रसवंती को हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे, फ़कत मास्क मैन। सोनिया ने उसके खत के कई पुर्जे किए, फिर उन पुर्जों को अपनी हथेली पर रखकर उसे लीडर के मुंह की तरफ फूंक दिया। खत के पुर्जे उसके चेहरे के सामने मक्खियों की तरह उड़ने लगे। फिर वह बोली, पूरे जहाज की तलाशी लो, रसवंती मिल जाए तो उसे ले जाओ। वो नागवारी से सोनिया को देखने लगा। वह बोली, जानते हो, वो जो अभी समुद्र में डुबकियां लगा रहा था और जिसे सुपर मास्टर का हेलीकॉप्टर डूबने से बचा रहा था, वो कौन है? लीडर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। सोनिया ने कहा, वो बायोनिक मैन था, यहाँ रसवंती को हासिल करने आया, मगर मेरे इस मोहसिन आका सुबहानी ने उसे समुद्र में फेंक दिया। लीडर ने बेयकीनी से आका को सर से पैर तक देखा। आका ने सलोमी की जुबान में उससे पूछा। सलोमी के दिमाग ने हस्बे हदायत तर्जुमा सुनाया। आका ने उससे पूछा, ये हेलीकॉप्टर वाले क्या चाहते हैं? सलोमी ने उसे बताया कि रसवंती नाम की एक हिंदुस्तानी लड़की टेलीपैथी जानती है, इसलिए दो बड़ी तंजीमें उसे हासिल करने के लिए इतने हंगामे कर रही हैं। आका ने पूछा, क्या रसवंती इस जहाज में मौजूद है? नहीं, हम उसे सिकंदरिया छोड़कर आए थे। आका, मैं तुम्हें उसके मुतल्लिक बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो बायोनिक मैन के बाद ये लोग मुसीबत बनकर आ गई हैं। वो बेपरवाही से बोला, मुसीबत बनने दो, फिर देखा जाएगा। उनकी बातों के दौरान वो लीडर कागज पर कुछ लिख रहा था। फिर उसने वो कागज सोनिया को दिया। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे मोहसिन आका सुबहानी की जुबान समझता हूँ। उसके साथ बातें करने वाली लड़की ने नादानिस्तगी में ये तस्दीक कर दी है कि यहाँ सचमुच रसवंती नहीं। फिर भी हम एहतियातन इस जहाज की तलाशी लेने के बाद मुतमईन होकर वापस जाएंगे। सोनिया ने उस कागज को मुट्ठी में भींचकर समुद्र में फेंक दिया। लीडर अपने साथियों के साथ जहाज के निचले हिस्से में रसवंती को ढूंढने चला गया। दो मुसल्लह जवान हेलीकॉप्टर के पास पहरा देने के लिए मौजूद थे। सोनिया, सलोमी और आका नीचे जाने लगे। सोनिया ने जीने से उतरते हुए सलोमी से पूछा, ये मानसूरी कहाँ चली गई? मैं मानसूरी के पास पहुंच गया। वो अपने कैबिन के अंदर दरवाज़ा बंद किए ट्रांसमीटर के जरिए हेलीकॉप्टर वालों से राब्ता कायम कर रही थी। थोड़ी देर बाद राब्ता कायम हो गया। मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, मुझे इस तरह नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? दूसरी तरफ से जवाब मिला, मादाम, थोड़ी देर पहले मैंने मजबूरन तुमसे राब्ता कायम किया था। हेलीकॉप्टर को जहाज़ के अर्शे पर उतारने के लिए तुम्हारे ताउन की ज़रूरत थी, मगर हमारा वो मकसद पूरा ना हुआ। हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि रसवंती तुम्हारे जरिए मेरे दिमाग तक पहुंच गई होगी। बहरहाल इस वक्त हम बायोनिक मैन को तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हैं। रसवंती मुझे अपना मामूल बनाकर इस हेलीकॉप्टर को तबाह कर सकती है, इसलिए मुझे एक गोशे में बिठा दिया गया है। मेरा एक साथी मुझ पर रिवॉल्वर तानने मेरे सामने बैठा है। जैसे ही रसवंती मेरे जरिए कोई गड़बड़ करना चाहेगी, यहाँ मुझे गोली मार दी जाएगी। अगर रसवंती ने मुझ पर करम किया और कोई गड़बड़ ना की तो मुझे किसी साहिल पर उतार देने के बाद फिर इस हेलीकॉप्टर का कोई फर्द तुमसे बात नहीं करेगा। मेरा क्या होगा? मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। सोनिया मुझे ज़रूर छेड़ेगी। यहाँ मेरे लिए भी इमदाद पहुँचना चाहिए। इस बार बायोनिक मैन की आवाज़ सुनाई दी। वह गहरी गहरी सांसें लेता हुआ ठहर ठहर कर बोल रहा था, मैं आका को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम अपना सफ़र जारी रखो। ये मालूम करो कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। तुम भी वहीं जाओ, मैं तुमसे राब्ता कायम करूंगा, फिर वहीं पहुँच जाऊंगा। अब मैं रसवंती को उसकी लाश पर से गुजर कर लाऊंगा। मानसूरी ट्रांसमीटर को ऑफ करके परस में रखते हुए सोचने लगी, बड़ी मुश्किल है। अभी सोनिया के गुरूर की कोई हद ना होगी। मैं मसलतन दोस्ती करना चाहूंगी तो वह हकारत से धुतकार देगी। मैं क्या करूं? वो उठकर टहलने लगी। मौजूदा हालात से निमटने के लिए कई तरह की तदबीरें उसके दिमाग में आ रही थीं। फिर उसे यह तदबीर पसंद आई कि आका सुबहानी से दोस्ती करे, उसे अपनी जवानी की सौगात पेश करे। उसे अपने आप पर नाज था। वो बायोनिक मैन और आका सुबहानी जैसे दरिंदों को अपने काले शबाब से काले जादू की तरह तस्खीर कर लेती। उसने कॉल बेल के जरिया खादिम बेग को तलब किया। वो खादिम बेग को अपना जासूस बनाकर ये मालूम करना चाहती थी कि आका कब अपने कैबिन में सोने के लिए जाएगा। मुझे ख्याल आया कि सोनिया, सलोमी और आका फतह की खुशी में खाने बैठेंगे तो खादिम बेग उनके खानों में वो दवाना मिला दे। मैं उस मुलाजिम के दिमाग में पहुंच गया। किचन के एक गोशा में खादिम बेग सहमा खड़ा था और सोनिया उसे कह रही थी,
तुमने उस काली औरत के आशिक का अंजाम देख लिया, कहो तो तुम्हें भी समुद्र में फेंक दिया जाए। वो खौफ से कांपते हुए बोला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर रहम करो। मैं वो दुआ और $10,000 तुम्हें दे दूंगा। मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें मुआफ़ करती हूँ, $10,000 भी तुम रख लो, वो दवा मुझे दे दो। वो फौरन ही किचन से मुल्हिका एक कमरे में गया, फिर वहां से दवा की वो शीशी लाकर सोनिया को दे दी। वो उसे अपने पर्स में रखती हुई बोली, तुम एक काम और करोगे, जब वो काली औरत खाने पीने का ऑर्डर दे तो खाने पीने की ट्रे मेरे पास लाना, मैं ये दवा डालकर दूंगी, फिर वो ट्रे उसके पास पहुंचाना। खादिम बेग ने वादा किया। सोनिया वहां से चली आई। डाइनिंग हॉल में बड़ी चहल पहल थी। एक नौजवान हाथ में गिटार लिए आका सुबहानी की शान में एक गीत गा रहा था। एक औरत रक्स कर रही थी। हॉल में बैठे हुए ऑर्केस्ट्रा की धुन के मुताबिक ठहर ठहर कर तालियां बजा रहे थे। सुलोमी मुस्कुरा रही थी और आका उसे बड़े प्यार से चबा जाने वाली नजरों से देख रहा था। सोनिया उनके पास आकर खाने के लिए बैठ गई। मैंने रसवंती के लहजे में सोनिया से कहा, सोनिया, मैं खामोशी से ये सारे तमाशे देखती रही, तुम्हारे लिए कोई खतरा ना था इसलिए खामोश रही। अब मुझे सोने की इजाज़त दो, मगर उससे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता आका सुबहानी को खरीदने की कोशिश करो। मालूम करो कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। हाँ, मुझे भी ये तजस्सुस है। सलोमी आका के बहुत करीब आ गई है, क्यों ना उससे काम लिया जाए। नहीं, मैं सलोमी की सोच अच्छी तरह पढ़ चुकी हूँ। वो आका के लिए ऐसी दीवानी हो रही है कि उससे खाना भी नहीं खाया जाएगा। आका के हाथों में खेलने वाली हमारे लिए संजीदगी से काम नहीं कर सकेगी। उसे अभी अलग ही रखो, ये काम तुम ही करो। सोनिया राजी हो गई। मैं उस बहरी जहाज से वापस आ गया। रेलगाड़ी थाईलैंड के किसी सरहदी स्टेशन पर रुकी थी। कैबिन की दूसरी बर्थ पर बेनी और शर्लॉक बैठे कॉफी पी रहे थे। मेरी आंख खुलते ही बेनी मुस्कुराने लगी। शर्लॉक ने कहा, ना मुस्कुराओ, तुम्हारे भाई साहब फिर मुराकबे में चले जाएंगे। मैंने मुस्कुराकर उठते हुए कहा, कॉफी पीने के लिए मिल जाए तो इतनी जल्दी वापस नहीं जाऊंगा। बेनी एक प्याले में कॉफी उंडेलते हुए बोली, भाई, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि उधर सोनिया की तरफ से खैरियत है। हाँ, अभी खैरियत है, मगर मेरी वजह से तुम दोनों की खैरियत नहीं। अभी तक जाग रहे हो। मैंने अपनी रिस्ट वॉच देखी। थाईलैंड के वक्त के मुताबिक 1:25 हुए थे। मैं बेनी के हाथ से कॉफी लेकर पीने लगा। उसने फरमाइश की कि मैं बहरी जहाज के वाकयात सुनाऊं। मैंने कहा, 10 मिनट इंतजार करो, मैं जरा रोमाना की खैरियत दरियाफ्त कर लूं। मैंने कॉफी की एक चुस्की ली और रोमाना के पास पहुंच गया। वो आराम से सो रही थी। उसके ख्वाबीदा दिमाग ने बताया कि वो कोलालमपुर के इंटरकॉन के एक कमरे में बखैरियत है। सुबह 7 बजे की फ्लाइट से वो चियांग शीका की टीम के साथ नेपाल जाएगी। मैंने पूछा, चियांग शीका का रवैया कैसा है? वो बोली, बज़ाहिर शरीफाना रवैया है। बेचारा मुझे देख देख कर ललचा रहा है और सब्र कर रहा है। जब तक सब्र करता है करने दो। उस पागल कुत्ते के गले में मास्क मैन ने जंजीर डाल रखी है। फरहाद, मैंने सोचा कि नेपाल पहुंचने तक उससे हल्का हल्का रोमांस शुरू करूंगी। इस तरह वो आगे बढ़ेगा तो मुझे झगड़ा करके उसकी टीम से फरार होने का बहाना मिल जाएगा। ठीक है, मैं सुबह मुलाकात करूंगा, आराम से सोती रहो। कॉफी की प्याली खाली हो गई। मैंने प्याली को ट्रे पर रखते हुए बेनी को रोमाना की खैरियत बताई, फिर बहरी जहाज के वाकयात सुनाने लगा। रात गुजरती जा रही थी। 2 बजे मैंने उठते हुए कहा, अब हमें आराम करना चाहिए, मैं सुबह आऊंगा। बेनी मेरे साथ दरवाजे तक आकर बोली, मोना तो सो गई होगी, मैं उसका ख्याल पढ़कर मालूम कर लूंगा। अगर वो सो रही हो तो अच्छा है। नींद की हालत में उठकर दरवाज़ा खोलेगी, फिर अपने बिस्तर पर जाकर सो जाएगी। सुबह उठने के बाद वो कभी सोचेगी भी नहीं कि रात को उसने नींद की हालत में दरवाज़ा खोला होगा। वो बच्चों की तरह खुश होकर बोली, भाई, आप टेलीपैथी के कैसे कैसे तमाशे करते हैं, बाई गॉड, बड़ा मजा आता है। मैं मुस्कुराता हुआ कैबिन से बाहर आ गया। बेनी ने शब्बा खैर कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उस वक्त ट्रेन चलने लगी थी। मैं एयर कंडीशनड कोच की राहदारी में खड़ा हुआ था। राहदारी के दोनों तरफ मुख्तलिफ कैबिन थे जिनमें मुसाफिर आराम कर रहे थे। राहदारी दूर तक सुनसान थी। मैंने एक सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए मोना के दिमाग को टटोला। वो कैबिन में नहीं थी, बूफे कार में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। उसने फैसला किया था कि वो मुझ जैसे अजनबी के साथ कैबिन में रात नहीं गुजारेगी, बूफे कार में सुबह तक बैठी रहेगी। मैं बूफे कार की तरफ जाने के लिए राहदारी से गुजरने लगा। आसपास के कैबिन बिल्कुल खामोश थे। बड़े बड़े सरमायादार अय्याशी की नींद सो रहे थे। एक कैबिन के करीब से गुजरते हुए मैं ठिठक गया। उस कैबिन के दरवाजे पर अंदर से धक्का लगा था। ट्रेन तेज रफ्तारी से खटखटा खट का शोर मचाती भागी जा रही थी। इतने शोर में कैबिन के अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती थी। मैंने दरवाजे से कान लगा दिए। उस दरवाजे को रह रहकर धक्के लग रहे थे। ये अंदाज़ा हुआ कि अंदर 2 या 2 से ज़्यादा हस्तियाँ जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। मैं बिला तामुल दरवाजे पर दस्तक देने लगा। दरवाजे के पीछे जैसे जिद्दोजहद थम गई थी। शायद वो लोग सोच रहे थे कि दस्तक देने वाला कौन हो सकता है। मैंने दोबारा दस्तक दी, फिर सिगरेट का कश लगाते हुए इंतजार करने लगा। सिगरेट का तीसरा कश लगाते ही दरवाज़ा ज़रा सा खुला। एक उधेड़ उम्र का शख्स नजर आया। उसका सर मुंडा हुआ था, आंखें सुर्ख जैसे अंगारा थी। बड़ा ही खून आशाम दरिंदा लग रहा था। वो ऐसा था कि उसे देखकर कमज़ोरों के दिल दहल जाते। उसका हाथ दरवाजे के सिरे पर था ताकि वो ज़रा सा खुला रहे और मैं अंदर झांक ना सकूं। वो गुर्रा कर बोला, क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने सिगरेट का एक कश लेकर उसकी सुलगती हुई आग को अचानक ही उसके हाथ पर रख दिया।
वो एकदम से तिलमिला गया। दरवाज़ा ज़रा सा और खुला। मैंने एक धक्के से उसे पूरी तरह खोल दिया। आग की जलन से वह संभलने न पाया था, इसलिए दरवाजे के साथ धक्का खाता हुआ पीछे चला गया। अंदर एक बर्थ पर 10 बरस का एक लड़का सो रहा था। दूसरी बर्थ पर एक उधेड़ उम्र की औरत आंखें बंद किए पड़ी थी। शायद वो बच्चे की माँ थी। वहां तो सुकून ही सुकून था। गुजरे हुए किसी हंगामे का पता नहीं चल रहा था। वो सर मुंडा गुस्से से बोला, ये क्या बदमाशी है? शरीफों के कैबिन में घुस आए हो? मैं रेलवे पुलिस को कॉल करूंगा। मैंने कहा, मैंने यहाँ से गुजरते हुए महसूस किया था कि दरवाजे पर अंदर से धक्के लग रही हैं। क्या तुम धक्के मार रहे थे? हाँ, ये चिटकनी जाम हो गई थी। मैं दरवाजे को धक्के मारकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने बड़ा माकूल जवाब दिया था, मगर भला वो टेलीपैथी का, वो अंदर के झूठ को उगल देती है। वो सुरख आंखों वाला सर मुंडा अंदर से इस्तराब में मुब्तला था और उसका एक हाथ पतलून की जेब में बंद चाकू को थामे हुए था। मैंने माजरत चाहते हुए कहा, मैं खतरे की बू सूंघ कर आया था। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको परेशान किया, सॉरी। ये कहकर मैं वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ पलट गया। वो भी दरवाजे तक आने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मैंने अचानक घूमकर एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। मेरा दूसरा घूंसा उसकी ठोड़ी पर पड़ा। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाता हुआ उस औरत के ऊपर जा गिरा। वो कम से कम 2.5 मन का आदमी जरूर होगा। उसका बोझ पड़ने के बावजूद वो औरत बेदार नहीं हुई, बस जरा सा किसमिस आकर रह गई। मैंने पूछा, ये औरत बेहोश पड़ी है, क्या मामला है? वो चलकर खड़ा हो गया। एक खटाके की आवाज़ के साथ उसके हाथ में चाकू खुल गया। मैं टॉयलेट की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। वो अपनी भलाई के लिए मुझे ख़त्म कर देना चाहता था ताकि मैं बाहर जाकर उसे कानून के हवाले न कर सकूं। उसने अचानक हमला किया। वह दूसरों के लिए नागहानी हमला हो सकता था, मगर मुझे तो उसकी सोच बता रही थी कि वो मेरे जिस्म पर कहाँ और किस लम्हे चाकू उतारना चाहता है। चाकू उतर गया। इतना भरपूर वार था कि चाकू का फल टॉयलेट की लकड़ी की दीवार में खुप गया। उसी वक्त टॉयलेट के अंदर से किसी लड़की की सहमी हुई सी घुटी घुटी सी आवाज़ सुनाई दी। उसने शायद हेल्प कहते ही अपने होंठों को सख्ती से बंद कर लिया था, या फिर किसी ने जबरन उसका मुंह बंद कर दिया था। वह सर मुंडा फौरन ही लकड़ी की दीवार से चाकू न निकाल सका। मैंने उसकी चिकनी खोपड़ी पर एक चपत लगाकर एक जोर की फूंक मारी। मैं ऐसा देव नहीं हूं कि किसी को फूंक से उड़ा दूं। वो उसकी खोपड़ी में टेलीपैथी की फूंक थी। वो बदहवासी में लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। ख्याल ख्वानी उसे फिर आगे लाई ताकि मेरा घूंसा उसकी नाक पर पड़े। वो नाक पकड़कर बैठने लगा। मैंने उसके पेट पर एक ठोकर मारी। वो बैठने से पहले ही फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। सर मुंडा ऐसा नाजुक अंदाम नहीं था कि इतनी आसानी से मार खाता चला जाता। मेरी ख्याल ख्वानी उसे मार रही थी। वैसा मौका न था कि मैं टेलीपैथी को एक तरफ रखकर उससे मर्दानावार मुकाबला करता। अगर मैं ऐसा करता तो अच्छी खासी जंग होती। जोड़ तोड़ के मुकाबले में उस कोच के तमाम मुसाफिर बेदार हो जाते। बड़ा हंगामा बर्पा हो जाता। इसलिए मैं खामोशी से निमट रहा था। मैंने उसकी नंगी खोपड़ी पर एक ठोकर मारते हुए पूछा, टॉयलेट में कौन है? मेरे इतने ज़बरदस्त हमलों का उस पर कोई खास असर न हुआ। वह घंटों मुकाबले पर ठहर सकता था, मगर सोच रहा था, अगर लड़ाई जारी रही तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मेरा मुकाबिल अब तक खामोशी से लड़ रहा है। शायद ये माकूल रिश्वत लेकर इसी तरह खामोशी से चला जाए। उसने सर उठाया। उसकी नाक से खून बहता हुआ होंठों और ठोड़ी पर फैल रहा था। वो हाँफते हुए बोला, दोस्ती कर लो। मैं दोस्तों के लिए जान देता हूँ। तुम्हारे किसी बुरे वक्त में काम आऊंगा। मैंने सख्त लहजे में पूछा, टॉयलेट में कौन है? एक लड़की है, वो बहुत डरपोक है। मैंने उसे धमकी दी थी कि वो शोर मचाएगी तो मैं उसकी माँ और उसके भाई को कत्ल कर दूंगा। इसलिए वो मुंह दबाकर टॉयलेट में बैठी हुई है। तुम मेरी मान लो, इस मामले में ना पड़ो। तुम जितनी भी रकम का मुतालबा करोगे मैं 1 घंटा के अंदर अदा कर दूंगा। मैंने कहा, वो औरत किसमिस आ रही है, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारो। वो दांत पीस कर सख्त लहजे में बोला, मैं कहता हूँ इस मामले में ना पड़ो। मैंने उसके मुंह पर एक ठोकर लगाई। वो दूसरी तरफ उलटकर दरिंदे की तरह डकराने लगा। मैंने कहा, ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारे मुंह पर पानी के छींटे मारने पड़े। वो आहिस्ता आहिस्ता उठते हुए मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं उसके हमलों से कैसे बच जाता हूँ। उसने उठने के दौरान अचानक ही मेरी टांगों में टांगें फंसाकर मुझे गिराना चाहा। इससे पहले ही मैं उछलकर उसकी टांगों पर सवार हो गया। मेरे बोझ से उसके घुटने जैसे टूटने वाले थे। बेख्तियार उसके हलक से चीख निकल गई। मैं दोबारा उछलकर 1 कदम पीछे चला गया, फिर 1 कदम आगे बढ़कर एक और ठोकर उसके मुंह पर लगाई। वो चारों शाने चित हो गया। अब उसकी खोपड़ी उसे समझा रही थी कि उसके आगे समुंदर है और वो उसे अबूर नहीं कर सकेगा। वो सुरख सुरख दीदे फैलाकर मुझे ऐसे दिख रहा था जैसे मैं उसकी समझ में नहीं आया हूँ। फिर वो आहिस्तगी से उठा। मेज पर से पानी का जग उठाकर बड़ी फर्माबरदारी से उस बेहोश औरत के मुंह पर छींटे मारने लगा। औरत पहले ही होश में आने के लिए किसमिसा रही थी। ठंडे पानी से उसकी आंख खुल गई, जहन खुल गया और वो अपने हवास में आकर कैबिन के इस माहौल को समझने लगी। उसने अपने दुश्मन को देखा, फिर मुझे देखा, फिर हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसके दिमाग में यही बात आई थी कि दुश्मन अब 1 से 2 हो गई हैं। मैंने कहा, मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। आप अपने दुश्मन के बिगड़े हुए हुलिये से समझ सकती हैं कि आपकी बेहोशी के दौरान यहाँ कैसी जंग हो चुकी है। वह मुतमईन हो गई। ममता भरे लहजे में बोली, बेटा तुम कौन हो? मैं आपकी तरह एक मुसाफिर हूँ। शायद आप बेहोश होने से पहले ऐसी जिद्दोजहद में मसरूफ थीं कि दरवाजे पर धक्का लगने के बायस मुझे यहाँ खतरे का एहसास हो गया। वैसे आप बेहोश कैसे हो गई थीं?
इस शैतान ने मेरे सर पर चाकू का दस्ता मारा था। मैंने पीछे हटकर टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। वहाँ एक नौउम्र नौजवान लड़की दोनों हाथों से अपने मुंह को दबाए सहमी हुई बैठी थी। मैंने उस औरत से पूछा, क्या ये तुम्हारी बेटी है? वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई, फिर तेजी से उठकर टॉयलेट के अंदर गई। लड़की माँ को देखते ही दौड़कर लिपट गई। रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग हमें मार डालेंगे। वो अपनी बेटी को थपकते हुए बोली, हौसला करो तानिया, हम अभी महफूज हैं। मैंने भी उसे तसल्ली दी। यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, अपनी मम्मी के साथ वहां जाकर बैठो। वो अपनी मम्मी के साथ टॉयलेट से बाहर आई, फिर उस दुश्मन के खून आलूद चेहरे को देखकर चीख मारती हुई माँ से लिपट गई। मैंने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत ही बुज़दिल हो, देखो तुम्हारा छोटा भाई कितने आराम से सो रहा है। वो अपनी मम्मी के सीने में मुंह छुपाकर बोली, मैं उसे नहीं देखूंगी, उसे भगा दो, यहाँ से भगा दो। मैंने उसकी मम्मी से कहा, खातून अगर अपने दुश्मन से कोई हिसाब किताब रह गया हो तो मैं आपके सामने उसका मुहासबा करता हूँ, वरना तानिया सहमी हुई है, मैं इस शख्स को बाहर रुखसत करके आऊँगा। नहीं बेटे, मुझे इस बदमाश से कुछ लेना देना नहीं, तुम इसे कानून के हवाले कर दो। देखिए कानून का चक्कर बहुत लंबा होता है, मैं एक मुसाफिर हूँ, आपको इस मुसीबत से बचा सकता हूँ, लेकिन थाने पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ सकता। तुम जो चाहो करो, मगर इस मनहूस को यहाँ से ले जाओ। मैंने दरवाज़ा खोलकर मनहूस को बाहर बुला लिया। वो रुमाल से चेहरे का लहू पहुँचता हुआ मेरे साथ राहदारी में चलता हुआ बोला, दोस्त तुम ख्वामखा इस फड्डे में पड़ रहे हो, यकीन करो मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी रकम दूंगा, तुम इस कैबिन का रास्ता भूल जाओ। मुझे रकम नहीं चाहिए, इतना बता दो कि इन लोगों से क्या चाहते हो। कुछ नहीं, हमारी खानदानी दुश्मनी है। तुम अपने चेहरे और डील डोल के मुताबिक जानवरों के खानदान से लगते हो और वह मुअज़्ज़ज़ घराने के लोग हैं। वह गुर्राकर मुझे देखने लगा। मैं समझ गया कि वो आसानी से सच नहीं बोलेगा। हम आखिरी कैबिन से मुड़कर कोच के दरवाजे पर आ गए। मैंने कहा, मैं आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं ये दरवाज़ा खोल रहा हूँ, तुम मुझे चलती गाड़ी से बाहर फेंक कर मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो। ये कहते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे से ज़्यादा उसका खुला हुआ जहन मेरी ख्याल ख्वानी की हथेली पर रखा हुआ था। उसने मुझे धक्का देने से पहले मेरी गर्दन पर कराटे का हाथ मारना चाहा, मगर उसकी खड़ी हथेली दरवाजे पर पड़ी। ट्रेन पता नहीं कितनी रफ्तार से भागी जा रही थी। तेज़ हवा के झोंके हमें सूखे पत्तों की तरह उड़ा देना चाहते थे। मैंने उसकी हथेली पर जोर से कोहनी मारी। वह पसली को पकड़कर मुझ पर झुका। मैं बैठ गया, वह मुझ पर औंधा हो गया। मैंने एक झटके से उठकर धोबी पाट का दाव आजमाते हुए अपने कंधे पर से उसे गुजारते हुए बाहर फेंक दिया। उसकी चीखें दूर होती जा रही थीं। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने अपना लिबास दुरुस्त करते हुए बूढ़ी औरत के दिमाग में झांक कर देखा। तानिया कह रही थी, मम्मी आप वो कागजात जलाकर फेंक दें, नहीं तो वो हमें मार डालेंगे। तानिया दुनिया में डरकर जीने वाले कुत्तों जैसी जिंदगी गुजारती हैं। अगर मैंने वो कागज़ तुम्हारे चचा के हवाले कर दिए या उन्हें जला डाला तो फिर तुम्हें अपने मरहूम बाप की जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये साबित नहीं कर सकूंगी कि मेरी उनसे शादी हुई थी और तुम उनकी बेटी हो। हौसला रखो, खुदा हमारी मदद कर रहा है। ऐसा ना होता तो वो अजनबी फरिश्ता बनकर यहाँ हमारी मदद को नहीं आता। तानिया घबरा कर बोली, मम्मी वो अजनबी फिर आएगा। नहीं, अब दरवाज़ा न खोलें, मुझे उससे भी डर लगता है, आप दरवाज़ा न खोलें। मैंने मुस्कुरा कर सोचा, मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया, अब उन्हें कोई ख़तरा नहीं। बेहतर है कि अब मैं इस मामले में ना पढ़ूं। मेरे तजुर्बात शाहिद हैं कि जिस मामले में पढ़ता हूं वो शैतान की आन की तरह लंबा होता चला जाता है। फिर ये कि रात सोने और आराम करने के लिए होती है। आराम करने का ख्याल आया तो मोना ख्यालों में आ गई। उसकी पारसाई ने मुझे परेशान कर रखा था। पता नहीं कि उल्लू के पट्टे ने उसको मशवरा दिया था कि वो खतरनाक मुजरिमों के माहौल में रहकर काम करे। उसका दावा था कि कोई उसके जिस्म को हाथ नहीं लगा सकता। सुपर मास्टर के हुक्म से उसकी बाकायदा निगरानी और हिफाजत की जाती है। शायद पहली बार उसका दावा गलत हो रहा था। वो मेरे कैबिन में आकर फंस गई थी। मैंने फैसला कर रखा था कि मैं उस लड़की को जबरन उसके मिजाज के खिलाफ हासिल नहीं करूंगा। उस वक्त भी वही हुआ। वह बूफे कार में बैठकर सुबह करना चाहती थी, मगर वहाँ एक आशिक मिजाज नौजवान उसकी मेज़ के सामने आकर बैठ गया था और उसे राह रस्म बढ़ाने के लिए बाजारी अंदाज में बातें कर रहा था। मोना ने धमकी दी, मुझे तनहा ना समझो, मेरे मुहाफिजों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारा कीमा बनाकर रख देंगे। वो बड़ा ढीठ साबित हुआ। कहने लगा, मैं इस दुनिया में तनहा हूँ, मेरे मरने पर कोई नहीं रोएगा। अलबत्ता मेरे हाथों से तुम मर गई तो बेचारे बहुत से आशिक तुम्हारी जवानी का मातम करेंगे। वह बिल अदा करने के बाद गुस्से से उठकर कैबिन की तरफ आने लगी। मैं तेजी से चलता हुआ उससे पहले अपने कैबिन में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने मोना की सोच पड़ी। अब उसके पीछे एक की बजाय दो आ रहे थे। वो तेजी से चलती हुई परेशान होकर बार बार पलट कर देख रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो मोना, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुस्कुराती रहो और कैबिन के दरवाजे पर पहुंचकर उनमें से एक आशिक को अंदर आने की दावत दो। वो खुश हो गई, मेरी हदायत पर अमल करने लगी। मैं टॉयलेट के अंदर चला गया। उसी वक्त वो कैबिन का दरवाज़ा खोलती हुई मुस्कुरा कर बोली, मैं किसी एक के साथ इस कैबिन में रह सकती हूँ। जो शुरू से उसे छेड़ रहा था वही आगे बढ़ा। मोना अंदर आ गई। आशिक साहब ने पहले दरवाजे पर खड़े होकर कैबिन का जायजा लिया। वहां किसी को ना पाया तो इत्मीनान से दरवाज़ा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी। मोना मेरी हदायत के मुताबिक इठलाती हुई बिस्तर पर जाकर बैठ गई।
वो आगे बढ़ा तो मैं टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर उसके पीछे पहुंच गया। आहट पाती वो तेजी से घूमा, मेरा हाथ भी घूम गया। वो लड़खड़ाता हुआ अपना तवाज़ुन ना संभाल सका, मोना के कदमों के पास गिरा। मोना ने उस पर थूक दिया। वो अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान था मगर बुज़दिल था। एक हाथ पड़ते ही घिघियाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ बुरी नीयत से नहीं आया हूँ। मैंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम उसे अपनी बहन समझ कर आए हो। जाओ बेटे, फीडर से दूध पीकर तुम सो जाओ। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो तीर की तरह वहाँ से निकला। मोना खिलखिलाकर हंसने लगी। उस वक्त वो भूल गई थी कि मैं भी उसके लिए एक अजनबी हूँ। जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो उसकी हंसी पर ब्रेक लग गया। वो एकदम से चुप हो गई। वह संजीदगी से मुझे देख रही थी। पहले वह मुझे देखकर परेशान हो जाती थी। मैंने यही महसूस किया कि वह संजीदा तो है मगर मेरी मौजूदगी से परेशान नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दूसरी बर्थ पर आकर बैठ गया। इस दौरान वो सोच रही थी। फरहाद ने सोच के जरिए मुझसे कहा था कि वो मेरी हिफाजत करेगा, मगर इस एंटोनी ने मेरी हिफाजत की। क्या फरहाद ने मुझे पेश आने वाले खतरे से एंटोनी को आगाह कर दिया था? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने फरहाद मौजूद है। मैंने उसकी सोच में मदाखलत नहीं की, आराम से बर्थ पर लेट गया। वो अपनी धुन में सोचती जा रही थी। उसने सर उठाकर मेरी जानिब देखा। मैं आंखें बंद किए हुए लेटा था। उसने मुझे मुखातिब किया, मिस्टर एंथनी, तुमने मुझसे कहा था कि तुमने तैयारा में मेरी आवाज़ सुनी थी। ये ठीक है कि तुम मुझे आवाज़ से पहचान लेते, लेकिन मास्टर ने मुझे आई लेंस पहनने को क्यों कहा? इसलिए कि रोज़ी की आंखें भूरी हैं और तुम रोज़ी के मेकअप में हो। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगी। मैंने माकूल जवाब दिया था मगर वो अंदर से मुतमईन नहीं थी। एक शुबे ने जड़ पकड़ ली थी। वो मुझे गौर से देखते हुए बोली, मिस्टर, तुम भी मेकअप में हो। ये तुम्हारा असली चेहरा नहीं है। शायद इस दुनिया में हर जगह मिलावट पाई जाती है। हो सकता है मुझ में भी मिलावट हो, मगर तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम आराम से सो जाओ। वो जरा झुंझलाकर बोली, कैसे सो जाऊं? मैं नहीं जानती कि तकदीर मुझे किसके पास ले आई है। तुमने मेरी असलियत जान ली इसलिए मुतमईन हो। तुम्हें भी मेरे इत्मीनान के लिए अपनी असलियत बतानी चाहिए। तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यह नहीं बताया कि जिस एंथनी के पास जा रही हो उसका असली चेहरा कोई नहीं देख सकता? क्या तमाम उम्र मेकअप में मुंह छुपाए रहते हो? ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, आराम से सो जाओ। और मैं कह चुकी हूँ कि अजनबियत खत्म कर दो, अपना चेहरा दिखा दो। क्या चेहरा दिखाने से अजनबियत खत्म हो जाएगी? क्या तुम पूरे इत्मीनान और एतमाद से सो सकोगी? हाँ, सो सकूंगी, बशर्ते कि तुम्हारा चेहरा खौफनाक ना हो। मैंने उसे टालने के लिए एक सवाल किया। तुम कह रही थी कि फरहाद से तुम्हारी अच्छी खासी वाकफियत है। क्या उसने तुमसे दिमागी राब्ता कायम नहीं किया? तुम मुझे टाल रहे हो। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दिमागी राब्ता कायम हो तो फरहाद से मेरी असलियत मालूम कर लो। वह थोड़ी देर तक गहरी और टटोलती हुई नजरों से मुझे देखती रही। मैं बदस्तूर आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था और उसकी उलझी हुई सोचों को पढ़ रहा था। उसका दिमाग चीख चीख कर उसे कह रहा था कि उसके सामने फरहाद अली तैमूर है। फिर वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, क्या तुम्हारा दोस्त फरहाद अपनों के सामने आकर भी मुंह छुपाता है? बाज़ हालात में उन अपनों के सामने मुंह छुपाता है जो खुद उस बेचारे से अपनाइयत तो जाहिर करते हैं मगर अपने अंदर की बहुत सी बातें छुपाती हैं। क्या मोना भी दिल की बात छुपाती है? हाँ। मैं बेख्तियार हाँ कहते ही गड़बड़ा गया, क्योंकि मैं एंथोनी की हैसियत से ये नहीं जान सकता था कि मोना फरहाद से अपने दिल की धड़कनें छुपा रही है। वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं एक पर्दा हूँ और वो अभी इस पर्दा को उठाकर उसके पीछे फरहाद को देख लेगी। औरत जब शक्की हो जाती है तो उस शक को मिटाने के लिए पक्की हो जाती है। उसका पक्का एतमाद मुतजलजल नहीं होता। उसने मेरी बर्थ के सामने घुटने टेक दिए, बड़ी नरमी और एतमाद से मेरे एक हाथ को थाम लिया। फिर सरगोशी में जैसे दूर से बोली, फरहाद। मैंने आंखें खोल दी। बहुत हो चुका। अब ना मैं छुप सकता था और ना वो छुपने देना चाहती थी। मेरा एक हाथ उसके हाथों में था। मैंने उसकी तरफ करवट बदलकर अपना दूसरा हाथ उसके हाथों पर रख दिया। फिर आहिस्तगी से बोला, हाँ, मैं फरहाद हूँ। तुमसे इसलिए छुप रहा था कि मेरी मौजूदगी से तुम्हारी उलझनें बढ़ जाती। तुम बज़ाहिर मुतमईन रहती कि मेरी पनाह में महफूज हो, मगर तुम्हारा दिल डरता कि मैं मर्द हूँ। तुम समझती हो ना, मैं क्या बताऊँ। तुम अपने अंदर जिस तरह अपने आप से लड़ती रहती हो, उस लड़ाई का सब हाल मैं जानता हूँ। अब उसका हाथ मेरे हाथों की पनाह में लरजने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर वो मुझे अजनबी समझकर ही कैबिन में वो रात गुजार लेती तो हर लम्हा ये धड़काना रहता कि मैं उसके बहुत करीब रहकर उसके चोर जज्बों को पढ़ रहा हूँ। वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने एक झटके से अपने हाथों को छुड़ाया। जैसे ना छुड़ाती तो उन हाथों के साथ मेरे हाथों में चली आती। वह पलटकर अपनी बर्थ पर गई। फिर एक गोशे में सिमट कर बैठती हुई बोली, तुमने एंथनी के रूप में मुझ पर जुल्म किया था। वह मुझे याद दिला रही थी जब पहली बार वो रोमाना की जगह रोजी के मेकअप में यहाँ आई थी और अपनी आवाज़ और लहजे को मुझसे छुपा रही थी। देखो मोना, उस वक्त मैं नहीं जानता था कि तुम मोना हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मगर तुम इंसाफन उस सिचुएशन को समझो। तुम पुरस्रार बन रही थी और तुम्हें इसरार के पर्दे से बाहर लाने की वही एक तदबीर थी। वो मुंह फेर कर मुंह फुलाए बैठी थी। उसके दिमाग की स्क्रीन पर वही मंजर था। वो मेरे शिकंजे से निकलने के लिए तड़प रही थी, मुझे सुना रही थी। फिर मैंने उसके लबों पर खामोशी की मोहर सबत कर दी।
वो लड़की जो कभी किसी का साया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इस तसव्वुराती मंजर को बर्दाश्त कर रही थी। मैंने कहा, यकीन करो मोना, मैं आज भी तुम्हारी इज्जत करता हूँ। वो जो कुछ भी हुआ महज एक दूसरे की अजनबियत के बायस हुआ। जब मुझे पता चला कि तुम मोना हो तो मुझे बेहद नदामत महसूस हुई, क्योंकि मैं अपनी जुबान का धनी हूँ, तुमसे किए हुए वादा पर आज भी कायम हूँ। उस अनजानी गलती को भूल जाओ, यहाँ हमारे दरमियान मेरे वादे की दीवार हायल रहेगी। ये कहकर मैं फिर बर्थ पर लेट गया, उसे आराम से सोने के लिए कहकर कैबिन की दीवार की तरफ मुंह फेर लिया। उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं बच्ची नहीं हूँ, जानती हूँ कि तुम सोने का बहाना कर रहे हो, मगर मुझे नींद नहीं आएगी। क्या मुश्किल है। मैं उठकर बैठ गया। तुम्हें ना इस करवट चैन है ना उस करवट। तुमने जो पारसाई का लिबादा ओढ़ रखा है, तो आखिर ये सिलसिला कब तक रहेगा। तुम हसीन हो, जवान हो। मैं तुम्हें 12 मशवरे दे चुका हूँ कि किसी को अपना जीवन साथी बना लो। मैं हरजाई हूँ, मुझे अपने ख्यालों की जन्नत से निकाल दो। मगर तुम ना तो मुझे दिल से निकालती और ना ही किसी को जीवन साथी बनाती हो। मैं उठकर खड़ा हो गया। मोना, जुराइम के इस माहौल से निकल जाओ। अगर तुम बदसूरत होती तो मैं ये मशवरा न देता, मगर जुराइम की दुनिया में ज्यादा डाके शबाब पर ही डाली जाती हैं। मगर तुम नहीं समझोगी। बहरहाल मैं कैबिन के बाहर कहीं भी रात गुजार लूंगा। तुम दरवाजे को अंदर से बंद करके सो जाओ। मैंने एक झटके से दरवाजे को खोला, फिर राहदारी में आकर जोरदार आवाज से उसे बंद करता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी आवाज सुनाई दी, फरहाद, सुनो फरहाद। मगर मैं तेजी से बढ़ता हुआ उस कोच से निकलकर दूसरी कोच में पहुंचा, फिर वहां से बूफे कार में आ गया। मुझे गुस्सा नहीं आता। मैंने सिर्फ मोना को समझाने के लिए और अपने मशवरों की अहमियत जताने के लिए उसे गुस्सा दिखाया था। मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और सिगरेट सुलगाकर उसके कश लगाने लगा। कॉफ़ी आ गई। मैंने सोचा वक्त गुजारने के लिए ख्याल ख्वानी की जाए। कोलालमपुर में रोमाना बखैरियत थी, आराम से सो रही थी। बहरी जहाज़ में सोनिया भी अपने कैबिन में सोने के लिए चली गई थी। मैंने रसवंती के लहजा में उसे मुखातिब किया, हेलो सोनिया, क्या आका सुबहानी के मुतल्लिक कुछ मालूमात हासिल हुई? वो अपने बिस्तर पर लेटकर अंगड़ाई लेती हुई बोली, आका सुबहानी तो एक मुअम्मा है, अभी तक समझ में नहीं आया। और इतनी जल्दी क्या खाक समझूंगी? वो और सलोमी लैला मजनू बन गई हैं। अच्छा, तो सलोमी उसी के कैबिन में है? हाँ, वो दोनों जैसे मुझे भूल गई हैं, अपने आप में मगन है। आका सुबहानी तुम्हारी तरह हिंदी जुबान नहीं जानता। तुम किसी अंग्रेज औरत को ट्रैप करके अंग्रेजी जुबान की सोचें पढ़ लेती हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सलोमी को ट्रैप करके उसकी मिस्री जुबान को समझ सको? आका भी वही जुबान बोलता है। मैं सिर्फ उसी को ट्रैप कर सकती हूँ जो हिंदी जुबान के अलावा दूसरी जुबानें जानती हो, क्योंकि उनके लाशऊर में हिंदी जुबान का तर्जुमा होता रहता है और सलोमी हिंदी नहीं जानती। फिर तो मुश्किल है, मैं कल तक कोई तदबीर सोचूंगी। हाँ, एक तदबीर है, तुम फरहाद से रब्ता कायम क्यों नहीं करती? हेरा फेरी और चालबाजी में उसका जवाब नहीं। वो तुम्हें जरूर कोई अच्छी चाल बताएगा। वो क्या चाल बताएगा? वो तो मेरी चाल बिगाड़ने पर तुला हुआ है। तुम उसे लगाम नहीं दे सकती। हिंदुस्तान में जब उससे सामना हो तो उसे अच्छी तरह समझा देना कि रसवंती उसके जाल में फंसने वाली लड़की नहीं। अगर वो बाज न आया तो मैं उसे ज़हनी अजियतें पहुंचाऊंगी। सोनिया मेरी आशिक मिजाजी से परेशान रहती थी, मगर उसे ये गवारा न था कि रसवंती मुझे ज़हनी अजियतें पहुंचाने का चैलेंज करे। उसने नागवारी से मुंह बनाया, फिर ये सोचकर संभल गई कि रसवंती उसकी नागवारी की तह में पहुंच रही होगी। मैंने कहा, अच्छा अब तुम सो जाओ, मैं सुबह राब्ता कायम करूंगी। ओके बाय। मैं सोनिया के दिमाग से निकलकर सोचने लगा। सलोमी का दिमाग मेरे सामने मिस्री जुबान का तर्जुमा पेश करता था। मेरे दिल में आया कि मैं इस लड़की के दिमाग में पहुंच जाऊं, लेकिन वह आका सुबहानी के साथ बंद कैबिन में सनसनीखेज लम्हात गुजार रही थी। ऐसे वक्त किसी की तन्हाई में झांकना तहजीब के खिलाफ है। अब किसी दूसरे वक्त थी, सलोमी के दिमाग को टटोला जा सकता था। मैंने अपनी रिस्ट वॉच में वक्त देखा। 3:55 हो चुके थे। सुबह होने तक खामोश बैठे बैठे वक्त गुजारना दोभर हो रहा था। तफरीह के ख्याल से मैं कितने ही दिमागों को पढ़ सकता था। वो हस्तियां जो मुझसे मिलती रहीं और बिछड़ती रहीं, उन्हें मैं फिर अपने दिमाग की स्क्रीन पर देख सकता था, मगर मैं अपने शनासाओं से कतराता था। उसकी वजह यह नहीं थी कि मैं बेमुरव्वत हूँ। असल बुनियादी वजह यह है कि जिस शनासत से भी दिमागी राब्ता कायम करता हूँ, उसकी ज़ाती उलझनों में खुद उलझ जाता हूँ। उनके जो मसाइल होते हैं, उनका हल पेश करने के लिए फिर मुझे कई सिमत भागना पड़ता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा सोनिया और रोमाना अहम थी। रसवंती से भी अपनायत थी, लेकिन अभी उससे सर्द जंग जारी थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं सोनिया, रोमाना और रसवंती 3 सिमतों में भागता रहता हूँ। चौथी सिमत मेरी अपनी है कि मुझे अपने हालात से भी निमटना पड़ता है। ऐसी सूरत में अगर मैं बिछड़ने वालों से राब्ता कायम करूँ तो और ज़्यादा सिमतें बिखरती जाएंगी और मैं बैक वक्त किसी के लिए चारागर ना बन सकूंगा। कॉफ़ी की प्याली खाली हो गई। मैंने दूसरा सिगरेट सुलगाया, फिर कश लगाकर धुआं छोड़ते ही उसकी धुंध में रोजी का चेहरा नजर आया। रोजी, जिसके पीछे मोना का चेहरा था। वो मेज़ के दूसरी तरफ मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गई, फिर नजरें झुकाकर बोली, मैं भी जागती रहूंगी। ये रात जगह बेमायनी है, किसी का भला नहीं होगा। तुम जाकर सो जाओ। मुझे ये सोचकर नदामत हो रही है कि तुम जब तक जागते रहते हो, मुसाइब से गुजरते रहते हो। ये तुम्हारे आराम करने का वक्त है और मैं तुमसे तुम्हारा आराम और सुकून छीन रही हूँ। नहीं मोना, मुझे कांटों के बिस्तर पर भी नींद आ जाती है। तुम नाजुक बदन हो, तुम्हें कैबिन में जाकर सो जाना चाहिए।
मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो, मैं वहां बैठी रहूंगी, तुम सो जाना। मैं कॉफ़ी का बिल अदा करके उठ गया। हम खामोशी से कैबिन की तरफ जाने लगे। बज़ाहिर खामोशी थी, मगर पीछे मोना के अंदर का शोर सुनाई दे रहा था। वो घबराई हुई सी थी। वो ऐसी घबराहट थी जिसमें प्यार होता है, झिझक होती है, किसी के लिए मर जाने को जी चाहता है। ये ऐसा मरहला होता है कि मरने से खौफ नहीं आता, सिर्फ अपने असूल डराते धमकाते रहती हैं। हम कैबिन में आ गए। मैंने कोई बात नहीं छेड़ी, क्योंकि बात करने से जज्बे छिड़ जाती हैं। मैं चुपचाप बर्थ पर आकर लेट गया। वह दीवार से टेक लगाई खड़ी रही। मैंने कहा, रोशनी में मुझे नींद नहीं आएगी, लाइट ऑफ कर दो। वो फिर अंदर से कांप गई। बहरहाल उसने स्विच ऑफ कर दिया। तेज रफ्तार ट्रेन रेल की पटरी पर धड़कनों की तरह बजती जा रही थी। वह चुप खड़ी थी। मैंने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, मैं सो रहा हूं, बेहतर है कि तुम भी अकल से काम लो, शब्बा खैर। मैंने आंखें बंद कर लीं। वो आहिस्तगी से अपनी बर्थ पर बैठ गई। उसे किसी तरह करार नहीं था। मुझ पर एतमाद इस हद तक था कि इस बंद कैबिन में मेरे पास आ गई, मगर मुतमईन होकर सो नहीं सकती थी। अजीब चीज़ थी। फिर वो अचानक ही दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। जज्बे अंदर से आंधी की तरह शोर मचाते हैं, और ऊपर उन्हें मासूमियत के कमज़ोर हाथों से रोकने की कोशिश की जाए तो ऐसा होता है, नाकामी पर रोना आ जाता है। मैं उठकर बैठ गया। आहट पाकर उसने चेहरे पर से हाथों को हटाया। ट्रेन किसी आबाद इलाके से गुजरती जा रही थी। कैबिन की खिड़की से रोशनियां भी गुजरती जा रही थीं। वहां अंधेरे और रोशनी की आंख मचोली हो रही थी। वह सहम कर खड़ी हो गई, जैसे मैं अंधेरे की आंख मचोली खेलने आ गया हूं। लेकिन मैंने खिलाफे तवक्को उसके रुखसार पर एक तमांचा जड़ दिया। वह बिस्तर पर गिर पड़ी, जोर जोर से रोने लगी। मैंने डांट कर कहा, चुपचाप सो जाओ, सिर्फ तुम ही एक पारसा नहीं हो। बेशक मैं हरजाई हूं, मगर तुम्हारी लाज रखने के लिए यहां साबित कदम रह सकता हूं, लेकिन तुम्हारी ये अदाएं मुझे भड़का रही हैं। वह चुप हो गई, मगर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भर रही थी। मैंने कहा, देखो मोना, अगर मैं भड़क गया तो अपने वादे पर कायम नहीं रह सकूंगा। बेहतर है कि चुपचाप सो जाओ, मैं यहां खड़ा रहूंगा। अगर अब उठोगी तो दबोच लूंगा। वो सहमी सिमटी सी पड़ी रही। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन को थपकने लगा, उसकी भटकने वाली सोचों को लगाम देने लगा। उसे एक ही सोच पर लाकर ठहरा दिया कि अब उसे सो जाना चाहिए। बहुत देर तक उसके जहन को थपकते रहने के बाद वो सो गई। मैंने इत्मीनान की सांस ली, फिर आकर अपनी बर्थ पर लेट गया। मोना मुझसे पहले ही बेदार हो गई और अपने बिस्तर पर बैठी कुछ हैरान परेशान होकर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मॉर्निंग। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई, मुझे देखे जा रही थी। फिर वो मेरी बर्थ के पास मेरे कदमों पर आकर बैठ गई। फिर मेरे घुटनों पर हाथ रखकर बोली, तुम बहुत अजीम हो, बहुत बुलंद हो। तुम्हारे कदमों में रहकर तुम्हारी बुलंदी को समझा जा सकता है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा अब जाओ, गुस्ल करो, लिबास तब्दील करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। शायद बीनी और शर्लाक भी जाग रहे होंगे। फरहाद, मैं बहुत देर से तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं कितनी लड़कियों से दोस्ती कर चुके हो। मैं समझती हूँ कि वो सब तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतों से मुतासिर हुई होंगी, मगर मुझे तुम्हारी शराफत ने मार डाला है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, दोस्ती ऐसी ही हो जो भुलाई ना जा सके, और हमारी दोस्ती ऐसी ही होगी। मैंने अपने घुटनों पर रखे हुए उसके हाथों को थाम लिया, फिर उसके साथ उठकर खड़ा हो गया। हम दोनों रूबरू थे। मैं उसकी धड़कनों को समझ सकता था। मैं अपने एक हाथ से उसके हाथ को प्यार से थपक कर कैबिन से बाहर आ गया। बीनी और शर्लाक बेदार हो चुके थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। बीनी ने दरवाज़ा खोल दिया। कैबिन की महदूद फिजा में कॉफ़ी की महक उठ रही थी। मैंने कहा, बड़े अच्छे मौके पर आया हूँ, जल्दी से एक प्याली पिला दो। मैं एक बर्थ पर बैठ गया। शर्लाक ने मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा कर पूछा, रात कैसी गुजरी? मेरा ख्याल है वो लड़की नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली रात उसने बहुत परेशान किया। वो अपने आप को बहुत ही बचा कर रखने वाली लड़की है। शर्लाक ने फिर मायने खेज सवाल किया, तो बच गई? बीनी ने शर्लाक को घूरते हुए कहा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मेरा भाई ऐसा नहीं। मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसी लड़कियों की कदर करता हूँ। वो सहमी हुई थी, सोना नहीं चाहती थी। मैंने टेलीपैथी की लोरी सुनाकर सुला दिया। ये टेलीपैथी भी खूब है, कभी लोरी सुनाती है, कभी धमाके करती है। हम कॉफ़ी पीते रहे और बातें करते रहे। 1 घंटा बाद मोना की सोच ने बताया कि वो लिबास वगैरह तब्दील कर चुकी है। मैं कैबिन में वापस आया तो उसे देखकर एक ज़रा सा ठिठक गया, क्योंकि उसने रोज़ी का मेकअप उतार दिया था। वो अपने असल रूप में भला की हसीन थी। उस महताब के आगे रोज़ी वगैरह की सूरतें सितारों की तरह बुझ जाती थीं। मैं चंद लम्हों तक इस शाकारी हुस्न को देखता रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी कजलाई हुई थीं कि सीधी दिल में उतरती थीं। सतवां नाक उसके गुरूर की तरह उठी हुई थी। गुलाबी लबों की पंखड़ियां बड़ी खूबसूरती से तराशी गई थीं। चेहरा जैसे मक्खन को काट कर बनाया गया था। उस वक्त मेरे धड़कते हुए दिल ने बताया कि मेरे अंदर का रंगीला फरहाद ऐसे चैलेंज करने वाले हुस्न शबाब के आगे सो नहीं सकता। तब मैंने पिछली रात की पारसाई का तज्जिया किया तो यह हकीकत समझ में आई कि रोज़ी का चेहरा मेरे लिए पुराना और आजमूदा था। इसलिए मैं संभला हुआ था। धूप में कोई भी खड़ा रह सकता है, अंगारों में खड़ा रहना नामुमकिन है। मैंने उससे नजरें चुराते हुए पूछा, ये तुमने क्या किया? क्या? वो बड़ी मासूमियत से मुझे देखने लगी। तुम्हें रोज़ी के मेकअप में रहना चाहिए था। मैं बहरूप से बेजार हो गई हूँ। ये जिंदगी मुझे एक वीरान और खुश्क सहरा नजर आती है।
अगर मैं कुछ रोज़ और इसी तरह जिंदा रही तो ये ज़िंदगी मिट जाएगी। शुक्र है कि तुम्हें अपनी वीरानी का एहसास हुआ। अब बोलो क्या इरादा है। मैं जुराइम के माहौल से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया है। अगर मैं सुपर मास्टर के लिए काम करती रही तो कोई ना कोई दरिंदा मुझे खा जाएगा। मैं सुपर मास्टर से कहूंगी कि वो मुझे अपनी तंजीम से खारिज कर दे। मैंने हंसते हुए कहा, वो ऐसा नहीं करेगा। तंजीम को चलाने वाले मास्टर, ये सुपर मास्टर, किसी पर इस हद तक भरोसा नहीं कर सकते। वो अच्छी तरह समझते हैं कि खारिज किए जाने वाले बाहर जाकर तंजीम के अहम राज उगल सकते हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, मगर सुपर मास्टर जानना नहीं चाहेगा। फिर मैं क्या करूँ? किसी खूबरू, स्मार्ट और दौलतमंद शख्स से शादी कर लो। जब तुम बच्चे खिलाना शुरू कर दोगी तो शायद उस वक्त सुपर मास्टर तुम्हें कुछ ढील दे देगा। ऐसे काम नहीं लेगा जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ होती हैं। वो मुंह फेर कर सोच रही थी कि अगर मैं चाहूं तो उसे सुपर मास्टर से कहीं दूर पहुंचाकर पनाह दे सकता हूं। मैंने अनजान बनकर पूछा, क्या सोच रही हो? वो आहिस्तगी से बोली, अनजान ना बनो, तुम मेरी सोच पढ़ रही हो। मैं हर लम्हा किसी की सोच नहीं पढ़ता, खुद को हाजिर दिमाग रखने के लिए अपने दिमाग में हाजिर रहता हूँ। वो मेरे झूठ को सच समझकर बोली, सोनिया रोमाना तुम्हारी पनाह में रहती हैं। सुपर मास्टर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम मेरी हिफाजत नहीं कर सकते? जब से दोस्ती हुई है मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। मैंने चांग प्लाजा के खतरे से तुम्हें निकाला। कल रात से इस कैबिन में तुम्हारी इज्जत बहाल रखी। मैं तो तुम्हारी हिफाजत कर ही रहा हूँ। लेकिन तुम जिस जहनी अजाब में मुब्तला हो, उस अजाब से शादी के बाद ही निजात मिल सकती है। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ी रही। उसके दिमाग में कशमकश जारी थी। उसकी सोच उसे सवाल कर रही थी, मैं किससे शादी करूं? जो एक बार पसंद आ गया उसके बाद कोई दूसरा मन पसंद नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं समझ रहा हूं मोना, मगर मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं शादी और घर गृहस्थी की मुसीबतें नहीं पाल सकता। वो फौरन ही पलटकर तेजी से चलती हुई कैबिन से बाहर चली गई। टॉयलेट में पहुंचकर मैंने सोनिया की खैरियत मालूम की। वहां भी रात का पिछला पहर था। वो गहरी नींद सो रही थी। मैं सलोमी के दिमाग में पहुंच गया। वो आका सुबहानी के साय में सो रही थी। मैंने उसके ख्वाबीदा तस्वुर में सोनिया को उजागर किया। मैंने सोनिया के लहजे में पूछा, कहो सलोमी, आका सुबहानी की दुनिया में पहुंच गई, कैसा वक्त गुजरा? सलोमी ख्वाब की स्क्रीन पर खुद को देख रही थी। वो अंगड़ाई लेती हुई बोल रही थी, मत पूछो, मुझसे बताया ना जाएगा। मैंने सवाल किया, ये आका सुबहानी कौन है? मेरा महबूब। महबूब तो है, मगर उसकी हिस्ट्री क्या है? कौन है, कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है? मैं कौन हूँ और किधर बहती जा रही हूँ, मुझे अपनी खबर नहीं है। मैं उसके बारे में क्या बताऊँ? ऐसी बेखुदी अच्छी नहीं। तुम जमशेद जिब्रान के हुक्म पर रसवंती के एक मिशन पर जा रही हो। तुम्हारा फर्ज है कि आका सुबहानी जैसी शख्सियतों को आंखें बंद करके कबूल ना करो। बेशक तुम्हें अपनी आसूदगी के लिए तफरीक करना चाहिए, मगर उसकी असलियत को भी खरीदना चाहिए। वो बोली, सोनिया, तुम अपने फरहाद की अच्छाइयों और बुराइयों को अपनी हद तक समझ लेती हो। रसवंती के मिशन पर जाने के लिए तुम फरहाद के किरदार का हिसाब नहीं करोगी। आका सुबहानी भी मेरे लिए इतना ही अहम है। अगर मुझे मालूम हो जाए कि वो कौन है और क्या है, तब भी मैं उसके मुतल्लिक किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसके ख्यालात पढ़कर पता चल गया कि वो आका सुबहानी की किस कदर दीवानी बन गई है। ख्वाब की स्क्रीन से सोनिया गायब हो गई, मगर मैं उसके दिमाग में मौजूद रहा। दिन के 8 बज रहे थे। रोमाना का सफर शुरू हो चुका था। वह तैयार में चांग शीका के साथ बैठी हुई कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। चांग शीका के हाथ में शराब का जाम था और वह सुरूर की हालत में रोमाना के हुस्न की तारीफें कर रहा था। रोमाना ज़ेरिला मुस्कुराती हुई तासुर दे रही थी कि वो आम लड़कियों की तरह अपनी तारीफें सुनकर पिघल रही है। मैं उसके दिमाग में वापस आ गया। उसने पूछा, वह शैतान क्या कर रहा है? मैंने कहा, अपनी निगाहों की उंगलियों से तुम्हारे हुस्न शबाब को टटोल रहा है। मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हें गैरत नहीं आ रही है। इन हालात में किसी मर्द को गैरत नहीं आना चाहिए। जो लोग किसी दूसरे से इस बात पर लड़ते हैं कि वो उनकी औरत को मैली नज़रों से क्यों देख रहा है, तो ये उनकी हमाकत है। क्योंकि किसी भी औरत को देखकर सर झुकाकर गुजरने वाले लोग कम होते हैं। उन सर झुकाने वालों में ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं जो सर झुकाने के बाद उसे एक नज़र के देखे हुए हुस्न शबाब को तस्वुर की स्क्रीन पर तफसील से देखते हुए अंदर ही अंदर लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। वो बोली, वाकई तुम इंसान के अंदर के इंसान को खूब समझते हो। बहरहाल ये बताओ कि क्या रसवंती हिंदुस्तान जा रही है? सोनिया का क्या हाल है? मैंने उसे बताया, रसवंती से कशीदगी पैदा हो गई है। वो चाहती है कि तुम और सोनिया कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ कि तुम दोनों की तबाही का इल्ज़ाम उस पर न आए और मैं दिल ही दिल में उसकी पूजा करता रहूं। सोनिया बहरी जहाज़ में बायोनिक मैन से टकरा गई थी। हमारे लिए खुशाइंद बात है कि बायोनिक मैन हिंदुस्तानी ज़ुबान जानता है। रसवंती योगाई महारत के ज़रिए उसके दिमाग तक पहुँच सकती है। मैंने रसवंती को उसकी आवाज़ और लहजा अच्छी तरह याद करा दिया है। वो मेरे लिए बायोनिक मैन के दिमाग का कबाड़ा कर सकती है। मगर सोनिया की मदद करने से उसने इनकार कर दिया। क्या कह रही थी? साफ तौर से इनकार नहीं कर सकती, इसलिए मुझसे झगड़ा कर लिया। कहने लगी कि ना वो मेरी सोच पड़ेगी और ना मुझे अपने दिमाग तक पहुंचने देगी। मैं समझता हूँ उसने उस वक्त तक के लिए राब्ता ख़त्म किया है जब तक कि सोनिया बायोनिक मैन के हाथों ख़त्म ना हो जाए। ये तो खुली खुदगर्जी है। सोनिया और बायोनिक मैन के मुतल्लिक बताओ। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वहाँ आका सुबहानी नाम का एक पहाड़ बायोनिक मैन के सामने हायल हो गया। मैं रोमाना को आका सुबहानी और बायोनिक मैन के मुकाबले की रुदात सुनाने लगा। वो दिलचस्पी से सुन रही थी, फिर बोली, वाकई खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात यूं ही नहीं बना दिया।
साइंसी तरक्की का जो शैतानी पहलू है, इंसान उसके खिलाफ अपनी अजमत और हौसलों की पायदारी साबित करता जा रहा है। हाँ, अब देखना यह है कि याक्का सुबहानी क्या चीज़ है। कब देखोगे, कब समझोगे? मालूमात का कोई सोर्स नहीं मिल रहा। सोनिया सलोमी और आका सुबहानी को नींद से बेदार होने दो, फिर कोई रास्ता निकालूंगा। मुझे रसवंती पर गुस्सा आ रहा है। अब क्या ज़रूरी है कि मैं उसकी मदद के लिए हिंदुस्तान जाऊं? नहीं रोमाना, हम मसलियत से काम लेंगे। हिंदुस्तान में जहां रसवंती नाकाम होगी वहां हम उसके काम आएंगे। उसे एहसास दिलाएंगे कि मुहिमाती ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ टेलीपैथी की नहीं, फरहाद की भी उससे ज़रूरत है। यूं कहो ना कि तुम्हारे दिल को उसकी ज़रूरत है। देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाता। एक न एक दिन उसे ज़रूर हासिल करूंगा। इस बात से कतई नज़र हमारी ये दानिशमंदी होगी कि हम उसे दोस्त बनाकर रखें। मैं पेशगोई करती हूँ कि इस दोस्ती की आड़ में वो एक दिन मुझे और सोनिया को या तो मार डालेगी या हमारा जहनी तवाज़ुन बिगाड़ देगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ज़्यादा खुशफहमी अच्छी नहीं होती फरहाद। ये खुशफहमी नहीं, हिकमत अमली है। मैंने सोच रखा है जब तक वो तुम दोनों को दोस्त नहीं समझेगी, मैं उसकी दोस्ती कबूल नहीं करूंगा। फिर वो दावा कैसे पूरा होगा कि तुम उसे एक न एक दिन ज़रूर हासिल करोगे? मैं इस दावे से बाज आ जाऊंगा। मैं हुस्न परस्त हूँ, हवस परस्त नहीं। इसका सबूत यह है कि मोना जैसा क़यामत बर्पा करने वाला हुस्न और शबाब तमाम रात मेरे पास कैबिन में रहा। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। उसने मुस्कुराकर मेरी कुव्वत इरादी को तस्लीम किया। मैंने कहा, मुस्कुराने से परहेज करो, वो चांग शीका समझ लेगा कि मुझसे बातें हो रही हैं। उसने चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली। मैंने सोचा, नेपाल कब पहुंच रही हो? शायद 3 बजे तक। शायद उस वक्त मैं भी बैंकॉक पहुंच जाऊं। अब इजाज़त दो, मैं बेनी के पास जाऊंगा। मैं उससे रुखसत हो गया। उस वक्त तक मैं गुसल वगैरह से फारिग होकर चॉकलेट कलर का सूट पहन चुका था। दूसरों के दिमागों में झांककर मैं उनके चेहरे देखता हूँ। आईने में झांककर खुद को देखा तो मिस्टर एंथनी को बेहद स्मार्ट पाया। ऐसा भी होता है कि आदमी आईना देखकर भी खुद को देख और समझ नहीं पाता। मैं आईने से रुखसत होकर कैबिन से बाहर आ गया। मोना दूसरे कैबिन में बेनी और शर्लाक के पास बैठी बातें कर रही थी। उन्हें बता रही थी कि उसने मुझे फरहाद के तौर पर पहचान लिया है। वो बेनी का हाथ अपने हाथ में लिए बैठी थी, इसलिए कि वो मेरी बहन थी और उस बहन के रिश्ते से वो मेरे किरदार की खूबियों का हिसाब कर रही थी। मैंने उस कैबिन में जाने का इरादा तर्क कर दिया। वापस अपने कैबिन में आ गया। मेरी रिस्ट वॉच कह रही थी कि सोनिया के पास पहुंचने का वक्त हो चुका है। वो बहरी जहाज अदन की बंदरगाह पर लंगर अंदाज था। मैं ठीक वक्त पर पहुंचा। वहां हालात अचानक ही संगीन हो गए थे। मैं सलोमी के जरिए मालूमात हासिल कर रहा था। वो आका सुबहानी के कैबिन में परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि 2 गूंगे स्टेन गन लिए दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने एक तहरीर के जरिए वार्निंग दी थी कि आका सुबहानी अपने बर्थ पर से उठने के लिए जरा भी जुम्बिश करेगा तो मजीद वार्निंग के बगैर स्टेन गन की गोलियों से भून कर रख देंगी। दुश्मनी की वजह जाहिर थी। सुपर मास्टर की तरफ से बायोनिक मैन की शिकस्त का बदला लिया जाने वाला था। आका सुबहानी आराम से लेटा हुआ यूं अपना मुंह चला रहा था जैसे दोनों गूंगों को स्टेन गन समेत चबा रहा हो। मैं उन्हें छोड़कर सोनिया के पास पहुंच गया। वो कैबिन के बाथरूम में लिबास बदल रही थी। उसकी सोच ने बताया कि बायोनिक मैन वापस आ गया है और उसके कैबिन में बैठा इंतजार कर रहा है, और उसके कैबिन में बैठा इस इंतजार में है कि वो लिबास बदलकर उसके साथ डाइनिंग हॉल में जाएगी। खुद बायोनिक मैन ने सोनिया से कहा था कि वह बेहतरीन लिबास पहनकर उसके साथ कैबिन से बाहर चले। सोनिया किसी का हुक्म मानने वाली जिद्दी नहीं थी, लेकिन वो इसलिए राजी हो गई कि बायोनिक मैन ने दोस्ताना अंदाज में कहा। फिर वो उसे निमटने के लिए मुनासिब मौके का इंतजार कर रही थी। उसे रसवंती का भी इंतजार था। वो लिबास बदलकर बाथरूम से आ गई। उसकी निगाहों ने बताया कि बायोनिक मैन के सर में थोड़ी के नीचे तक पट्टियां बंधी हुई हैं। आका सुबहानी ने आहनी रॉड से जैसी शदीद ज़रबें लगाई थी। कोई दूसरा होता तो मर गया होता, लेकिन वो बायोनिक कुव्वत बर्दाश्त वाला आदमी जिंदा बैठा हुआ था। वो सोनिया को ललचाई हुई तारीफी नज़रों से देखता हुआ बोला, हाय मेरी शहद की मक्खी, तुम्हारे डंक मारने से भी लुत्फ हासिल होता होगा। सोनिया ने दोनों हाथ कमर पर रखकर ताना दिया, ये शहद की मक्खी खारे पानी में डूबने वाले को डंक मारना अपनी तौहीन समझती है। वो उछलकर खड़ा हो गया। मुझे गुस्सा न दिलाओ, मैं भी जहाज के तमाम मुसाफिरों को तमाशा दिखाऊंगा कि वाक़ा किस तरह खारे पानी में डूब कर मरेगा। वो कैबिन से बाहर आ गई। बायोनिक मैंने कहा, ठहरो, तुम्हारे हुक्म से उस मुलाजिम ने मंसूरी री के खाने में वह दवा मिला दी थी। मेरी साथी का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। वह शीशी मुझे वापस कर दो। वह शीशी मैंने समुद्र में फेंक दी। मैं तुम्हें भी फेंक दूंगा। सीधी तरह वो शीशी मेरे हवाले कर दो। सोनिया के तेवर बिगड़ गए। वह हकारत से बोली, यू बायोनिक बंदर, क्या सुपर मास्टर ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं किसी का चैलेंज बर्दाश्त नहीं कर सकती? अगर तुम इंसान की तरह मेरे साथ डाइनिंग हॉल तक चल सकती हो तो चलो, वरना मैं चल रहा हूँ। अचानक वो नरमी से बोलता हुआ उसके साथ चलने लगा। मुझे फरहाद की तरह दिमाग को ठंडा रखना सिखाया गया है। मुझे तुम्हारे गुस्से पर गुस्सा नहीं आएगा। वो बोली, चलो, तुम्हें फरहाद के तो फैल अकल आती रहे तो तुम्हारी ही हक में बेहतर होगा। सोनिया, मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि तुम टेढ़ी खीर हो, फरहाद के रास्ते में खड़ी हुई सबसे ऊंची दीवार हो। सुपर मास्टर का सबसे पहला हुक्म यही है कि मैं तुम्हें पहली फुर्सत में ख़त्म कर दूं। तुम्हें वो पहली फुर्सत कब मिलेगी? मैं दिल से मजबूर हूँ। तुम यकीन नहीं करोगी सोनिया, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। मैं हर कीमत पर तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। यकीन करो, समुंदर में गिरते वक्त मेरे तस्वुर में तुम्हारी तस्वीर थी।
इसलिए मैंने दुआ मांगी थी कि ओ गॉड मुझे सोनिया के लिए ज़िंदगी दे, और मैं समझता हूँ कि मुझे तुम्हारे ही नाम से ये दूसरी ज़िंदगी मिली है। अगर रसवंती तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती तो मैं उससे पूछती कि तुम्हारे इन रोमानी मुकालमों में झूठ कितना है। किसी के दिल की सच्चाई को समझने के लिए टेलीपैथी ज़रूरी नहीं, तुम मुझे किसी वक्त भी किसी तरह भी आजमा सकती हो। वो रेलिंग के पास ठहर कर ताज्जुब से बोली, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, नौखेज लड़की भी नहीं हूँ, तुम मुझ पर क्यों मरे जा रहे हो? ये हम जैसे मर्द जानते हैं कि तुम कितनी हसीन हो। मैंने यूरोप में गोरे रंग का बेअसर हुस्न बहुत देखा है। मैं पैदाइशी तौर पर हिंदुस्तानी हूँ और तुम्हारे सामने सलोने चेहरे को पूजता हूँ। सोनिया ने अनजान बनकर पूछा, अच्छा तुम हिंदुस्तानी हो? जरा वहाँ की जुबान बोलो तो। वो आहिस्तगी से बोला, मैं ज़रूर बोलूँगा तुम्हारी खातिर। फरहाद और रसवंती को अपनी असल आवाज़ और लहजा सुना दूंगा। तुम अपनी मोहब्बत मुझे दो तो मैं सुपर मास्टर की तंजीम से भी बगावत कर दूंगा, मगर मुझे यकीन होना चाहिए कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी वफा सब मेरे लिए है। वह हैरान होकर सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। फिर बेयकीनी से बोली, क्या तुम्हारी बायोनिक कुव्वतें ख़त्म हो गई हैं? क्या आप मोहब्बत का जाल बिछा रहे हो? बायोनिक कुव्वतें दुश्मनों पर आजमाने के लिए हैं सोनिया। मुझे डॉक्टरों और साइंसदानों ने नाकाबिल तस्खीर बनाया है। आका सुबहानी जैसे शाहजोर मुझे मौत की तरफ ले जाते थक जाएंगे। मैं बार बार जिंदगी की तरफ लौट आऊँगा। मेरी हालिया शिकस्त का मतलब मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ना तजुर्बाकारी है। तुम एक बाकमाल फाइटर हो। इतना जानती हो कि तजुर्बात के दौरान बारहा मार खाने के बाद मारने और गालिब आने की जहानत और मक्कारी पैदा होती है। मैं तुम्हें इसलिए भी दिलो जान से चाहता हूँ कि तुम जिंदगी के अमली मैदान में भी मेरी कुव्वतों और सलाहियतों के शायान शान हो। मैं बहुत देर से उसकी बातें सुन रहा था। सोनिया के लिए उसके जज्बात में इतनी सच्चाई थी कि उसने मेरी आवाज़ और लहजे की नक्काली तर्क कर दी थी। वो अपने मखसूस लहजे में बोल रहा था। अगर इस वक्त हमारी तंजीम का कोई जासूस मेरी आवाज़ और लहजा सुन रहा होगा तो अभी ये बात सुपर मास्टर तक पहुंच जाएगी और मैं गद्दार करार दिया जाऊंगा। मगर मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के जज्बात फरहाद की आवाज़ में बयान नहीं कर सकता। जब तुम्हारे लिए दिल मेरा है तो जुबान भी मेरी ही रहेगी। सोनिया उलझ कर रह गई। बिलाशुबा बायोनिक मैन की सच्चाई उसे मुतासिर कर रही थी। वो दोस्ताना जज्बा से उसका हाथ थाम कर बोली, तुम फरहाद के लहजे में बोलो। मैं तुम्हारे दिली जज्बात की कदर करते हुए ये चाहती हूँ कि तुम अभी सुपर मास्टर से दुश्मनी मोल ना लो। ओ सोनिया माई स्वीट, ये कहकर तुमने मुझे खरीद लिया है। अब तो मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ले लूंगा। देखो जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। जब तक मैं तुम्हें नहीं आजमाऊंगी उस वक्त तक अपना प्यार तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। मैं चौंक गया क्योंकि वो गहरी संजीदगी से उसकी तरफ माइल हो रही थी। मैंने रसवंती के लहजे में पूछा, सोनिया ये क्या? तुम्हारा दिल तो सचमुच उसकी तरफ झुक रहा है। क्या तुम फरहाद को भुला दोगी? उसकी सोच से एक आह निकली। वो टूटे हुए दिल से बोली, फरहाद ने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं उससे दूर रहकर भी उसकी पूजा करती थी। मुझे उस पर बड़ा मान था। मगर कल शाम का अखबार पढ़कर यकीन हो गया कि वो मुझे मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बना रहा है। तुमने शाम के अखबार में क्या पढ़ा है? वो फिर एक आह भरकर बोली, मैंने बारहा प्यार मोहब्बत से इल्तिजा की थी कि मुझे एक बच्चे की ख्वाहिश है। मैं उसका बच्चा अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। मगर उसने सख्ती से मुखालफत की। साफ कह दिया कि वो बच्चे और घर गृहस्थी की मुसीबत नहीं पालेगा। मगर अब वो दूसरी औरत के बच्चों का बाप बन रहा है। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं, अखबारात कह रही हैं। मलाया के जंगल में डबल ज्वेल, दो बदन से उसके ताल्लुकात थे। अब वो डबल औरत अमेरिका में है और वो दोनों औरतें बैक वक्त उसके बच्चों की माएँ बनने वाली हैं। मेरी खोपड़ी घूम कर रह गई। दो बदन से ताल्लुकात के मनाजिर निगाहों के सामने घूमने लगे। क्या वो दोनों, क्या बैक वक्त वो दोनों मेरे लिए दो बेटियां या दो बेटे पैदा करने वाली हैं? मैं आए दिन ये जो रंगीन और संगीन उलझनों का शिकार होता रहता हूँ तो इसकी वजह मैं खुद हूँ। मैंने अपने अतराफ इतने सारे बखेड़े पाल रखे हैं कि इसका सही या गलत नतीजा सामने आता रहता है। लोग भेड़ बकरियां और मुर्गियां वगैरह पालते हैं और मैं महबूबाएं पालता हूँ। फिर यही होता है कि किसी न किसी दिन कोई ना कोई महबूबा मेरे लिए अजाब जान बन जाती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि दो बदन मेरे बच्चों की माएँ बनने की तैयारियां कर रही होंगी। मैंने तो उस दो धारी महबूबा को भुलाने की कोशिश कर डाली थी, लेकिन वक्त किसी को नहीं भुलाता। गुजरे हुए अमल का नतीजा सामने ले आता है और अब वो नतीजा बच्चों की सूरत में सामने आ रहा था। मैं इब्तदा से ही बीवी, बच्चे और घर गृहस्थी की मुसीबतों से कतराता आया हूँ। ऐशो इशरत के अंधे लम्हात में भी मैंने एहतियात से काम लिया ताकि कोई बच्चा मेरे लहू का हिसाब करने के लिए पैदा ना हो। और अब वो चौंका देने वाली इतला मिली थी कि यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक नहीं दो बच्चे बैक वक्त जन्म लेने वाले थे। वो दो बदन जो एक साथ बोलती थी और एक साथ एक जैसी हरकतें करती थी और एक साथ सोती थी और एक साथ जागती थी, जैसे वो दो बल्ब हों और बिजली के एक ही स्विच से मुंसलिक कर दी गई हों। कुदरत के एक ही स्विच से ऑन होकर वो जागती थी और उसी एक स्विच के ऑफ होने पर वो सो जाती थी। जब मैं उनकी मोहब्बत की सेज पर गया तो दोनों ने मेरे साथ एक ही वक्त में एक ही अंदाज में मोहब्बत का सफ़र तय किया। मुहावरतन एक ही तीर से दो शिकार खेलने की बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकतन मैंने एक ही तीर से दो शिकार खेले थे। वैसे मैं अपनी दास्तान में पहले भी इस शिकार की तफसीलात पेश कर चुका हूँ।
दो बदन के डॉक्टरों और सरपरस्तों ने इंतहाई कोशिशें कर डाली थी कि किसी तरह दो बदन के जरिए ऐसी नस्ल पैदा की जाए जो दो बदन की तरह एक ही जैसी हरकतें करती हो, मगर वो बरसों की कोशिशों के बावजूद नाकाम रहे। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि फरहाद अली तैमूर की नस्ल आगे बढ़े। मैं बेशक बच्चे नहीं चाहता था, मगर जब बीज पड़ ही चुका था और एक अच्छी फसल के आसार नजर आ रहे थे तो मुझे उन अनदेखे जन्म लेने वाले बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत का एहसास हो रहा था। मेरी मोहब्बत के इस एहसास को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि पहली बार मेरे लहू की एक बूंद उछलकर इस कुराए अर्ज पर आ रही थी। मैंने अब तक अपने और पराए सभी से मोहब्बत की, सभी के काम आता रहा, किसी से दुश्मनी भी हुई, किसी से दोस्ती भी हुई, मगर इन सारे ताल्लुकात के दरमियान मेरे लहू का जिक्र कभी नहीं रहा। जिंदगी में पहली बार खुद मेरा दिल मेरे लहू की तरफ खिंचता जा रहा था। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए। ये बच्चों वाली इतला मुझे उस वक्त मिली जब सोनिया मेरा साथ छोड़ रही थी। सोनिया से जैसे मेरा सदियों का नाता था, मगर वो बड़ी संजीदगी से अब बायोनिक मैन की तरफ माइल हो रही थी। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो इस मामले में किस हद तक संजीदा है, लेकिन मुझे दो बदन से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मैंने थोड़ी देर के लिए सोनिया का साथ छोड़ दिया और दो बदन के पास पहुंच गया। वो कहीं एक आरामदेह बिस्तर पर सो रही थी। वहां रात के तकरीबन 2 बजे थे। मैंने उनकी गहरी नींद में उन्हें झांक कर देखा तो वो बिखरे बिखरे से सपने देख रही थी। मैंने उनके ख्वाबीदा ख्याल के जरिए अपने तस्वुर को उभारा। वो दिमाग की स्क्रीन पर मुझे देखने लगी, नींद में किसमिस आने लगी, क्योंकि वो ख्वाब के स्क्रीन पर दौड़ती हुई मुझसे आकर लिपट रही थी और शिकायतें कर रही थी। कहाँ रह गए थे तुम? तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? तुम संग दिल हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। देखो फरीद, मैं तुम्हारे बच्चों की मां बनने वाली हूं। मैंने बातें बनाई। डियर, मैं बहुत सी मुसीबतों में घिरा हुआ हूं, इसलिए तुम्हारी तरफ आ ना सका। जैसे ही मुझे इन मुसाइब से निजात मिलेगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो मुझे झिंझोड़ती हुई बोली, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम जानते हो कि मैं कैसी जिद्दी हूँ, अपनी बात मनवा कर रहती हूँ। हाँ, मैं जानता था कि वो कैसी जिद्दी है। मैं जो कुछ उसे समझाना चाहता था वो हालात के मुताबिक समझना नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने उनका साथ छोड़ दिया। मैं ऐसी किसी लड़की का साथ नहीं दे सकता जो मेरी हम मजाज ना हो और मेरे समझाने के मुताबिक हालात को ना समझती हो। ऐसी लड़कियां मुसीबत बन जाती हैं। वो कह रही थी, मेरे पापा कह रहे थे कि तुम कोई पुरस्कार इल्म जानते हो और इंसान के ख्वाबों में चले आते हो। एक बार तुमने पापा के ख्वाब में आकर उन्हें नींद से बेदार किया और कहा था कि वो फौरन हिमालय के जंगल में पहुंचे, क्योंकि उनकी अपनी बेटी इस जंगल में मौजूद है। शायद जो कुछ मैं देख रही हूँ ये भी ख्वाब नहीं, यह हकीकत है। और अगर हकीकत नहीं है तो फिर तुम उसी पुरस्कार इल्म के जरिए मेरे ख्वाब में आए हो। बताओ, मुझे बताओ, फिर वापस तो नहीं जाओगे? वो तकरीबन समझ गई थी कि मैं किसी इल्म के जरिए उनके ख्वाब में आया हूँ। उन्होंने पूछा, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुम बहुत बड़े बहरूपी हो। तुम्हारा नाम फरीद है, तुम्हारा नाम आजम है, तुम्हारा नाम फरहाद अली तैमूर भी है। मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? पप्पा कहते हैं कि तुम्हारा असल रूप फरहाद अली तैमूर का रूप है। अब मेरी असलियत छुपी नहीं रही थी, अखबारात के जरिए आम हो चुकी थी। हाँ, मेरा असल नाम फरहाद है, मगर एक बात को अच्छी तरह गिरा में बांध लो कि जब तक तुम इंसानी सोसाइटी में रहकर अच्छी तरह तहजीब और सलीका नहीं सीखोगी उस वक्त तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वो जल्दी से बोली, मैं सीख रही हूँ। कितने ही टीचर मेरे लिए रखे गए हैं। बहुत सी गवर्नर्स अपने अपने वक्त के मुताबिक आती हैं और कोई ना कोई बात सिखाती रहती हैं। मैं पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारी जुदाई ने अब मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ, ये अच्छा है कि मुझसे दूर रहकर तुम कुछ और सीख लो। और जो सबसे अहम बात तुम्हें सीखनी है वो ये कि बेजा जिद ना किया करो। इस तरह तुम मेरी राह की रुकावटें बनती रहा करोगी। जब मैं अच्छी तरह मुतमईन हो जाऊंगा कि तुम मेरी राह का पत्थर नहीं फूल हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए आ जाऊंगा। वो दोनों दांत पीसकर मुझे देखने लगी। मैंने संजीदगी से कहा, देखो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिमाग की गर्मी अभी दूर नहीं हुई। तुम दुनिया वालों को तो एक तरफ रखो, जिसे चाहती हो उस महबूब की बातों को भी नहीं समझती और ना ही उस पर अमल करना चाहती हो। वह फौरन ही संभल कर बोली, नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तो सोच रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने दांत पीसकर सोचते हुए आज तक किसी को नहीं देखा। बहरहाल अब मैं जाऊंगा। उन्होंने मेरे हाथ को थाम लिया, फिर बोली, क्या अपने बच्चों को देखने भी नहीं आओगे? उस वक्त मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं बच्चों का बाप बन गया हूँ और उनकी माएँ अपने बच्चों के बाप से अपने हकूक मांग रही हैं। मैंने कहा, हाँ, अपने बच्चों को देखने ज़रूर आऊँगा और तुमसे भी मुलाकात करूँगा, बस अब मुझे जाने दो। वो दोनों मुझसे लिपट गईं। मुझे कैद करने के लिए दो तरफ से प्यार के बंधनों में बांधने लगीं। वो बड़ा ही खूबसूरत बंधन था, लेकिन मैं ऐसे प्यार को उस वक्त तस्लीम नहीं करता जब वह मेरे हालात के मुताबिक नहीं होता। मैं समझ रहा था कि वो मुझे इस तरह जाने नहीं देंगी, मगर वो तो ख्वाब की स्क्रीन पर एक तमाशा हो रहा था। मैंने उनके ख्याल के जरिए अपने तस्वुर को गुम कर दिया। ख्वाब के स्क्रीन से मैं भी गायब हो गया। वो दोनों तन्हा रह गईं। मेरे जाते ही वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी। दोनों की आंखों से नींदें उड़ चुकी थीं और वो अपने अपने धड़कते हुए सीने पर हाथ रखे सोच रही थी कि वो सपना था, झूठ था, मगर इस झूठ और इस सपने के पीछे वह जरूर उनसे मिलने आया था। उनकी सोच ने बताया कि अखबारात में इसीलिए ये खबरें शाया की गई थीं
ताकि दुनिया भर के अखबारात में जब इस बात का चर्चा हो कि कोई दो बदन फरहाद अली तैमूर के बच्चों की माएँ बनने वाली हैं, तो ये खबर फरहाद अली तैमूर तक भी पहुंचेगी। उसके पापा डॉक्टर फीनी ने उसे समझाया था कि फरहाद अपने बच्चों की खातिर उनसे मिलने ज़रूर आएगा, और अगर बानफ़्स नफीस ना आया तो ख्वाबों के रास्ते से गुजर कर ज़रूर उनसे राब्ता कायम करेगा। और दो बदन यही सोच रही थी कि फरहाद अभी उनके पास आया था और बड़ी संगदिली का मुजाहरा करते हुए वापस चला गया। दो बदन जैसी संगदिल, बेरहम, मगरूर और नाकाबिल शिकस्त औरतें कभी नहीं रोती, मगर पहली बार उनके दिल रो रहे थे और वो दोनों खुद को तसल्लियां दे रही थी कि वो फिर आएगा। उसने वादा किया है वो फिर आएगा। उनकी ये परेशानियां, ये जज्बात देखकर मैं मुतासिर हुआ। लेकिन ये तासुर अगर मेरे अंदर पायदार हो जाता तो फिर मैं ना इधर का रहता ना उधर का। मैं अपने हालात से पीछा छुड़ाकर सिर्फ उन्हीं का बनकर रह सकता था। मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाने के लिए मैंने सोच लिया कि मैं फिर उनसे राब्ता कायम करता रहूँगा, लेकिन उनके जज्बात से मुझे मुतासिर नहीं होना चाहिए। ये सोचकर मैं उनके दिमाग से निकल आया।